राइट, तो कुछ हमने कहानी यहाँ पे सीखी थी इन टर्म्स ऑफ माय जेजीएस। लिखा था समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय वैसोप्रेसिन। इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में हमने कुछ चीजें यहाँ पे हमारी समझी थी। सो लेट्स हैव अ लुक। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि रेनल ट्यूबल्स में यहाँ पे डीसीटी डीसीटी के अंदर आपका होता है आपका सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन आपके सोडियम आयंस का, और वाटर का भी हम यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हम यहाँ पे करते हैं। और उसके साथ साथ डीसीटी के अंदर आपका यहाँ पे होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, मतलब पोटेशियम आयन और H प्लस आयंस को आप बाहर निकालते हो। अगर आपके H प्लस आयन ज्यादा हो चुके हैं ब्लड के अंदर, देन आप उन्हें वहां पे बाहर निकाल दोगे। तो ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपके दो हार्मोन यहाँ पे एक रोल प्ले कर रहे हैं। ये है वो वेसोप्रेसिन एंड एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन बेसिकली आके डीसीटी को जाके बोलता है, और तब आपके सोडियम आयंस आपके यहाँ पे एब्जॉर्ब किए जाएंगे। उसी तरीके से वेसोप्रेसिन भी आपका आके डीसीटी को बोलेगा, और तब जाके आपका वाटर मॉलिक्यूल्स भी आपके यहाँ पे रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। सो वेसोप्रेसिन विल एक्ट ऑन डीसीटी एज लेस। आप याद रखना कि वेसोप्रेसिन का इवन आपका ये एक्ट करेगा आपके कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। तो वेसोप्रेसिन ने इवन एक्ट करना है आपके कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। ठीक है, तो कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर भी ये जाके अपना यहाँ पे काम करेगा। तो ये हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वेसोप्रेसिन आके कलेक्टिंग डक्ट को जाके बोल रहा है कि चलिए वाटर को एब्जॉर्ब करिए। सो वाटर को जब हम यहाँ पे रीएब्जॉर्ब करेंगे, सो बेसिकली इससे क्या होगा, आपकी यूरिन बन जाएगी यहाँ पे आपकी कॉन्सेंट्रेटेड। योर यूरिन विल बिकम कॉन्सेंट्रेटेड। अब एक बात आप सबको यहाँ पे काफी क्लियरली याद रखनी है। अगर ठंड का माहौल है, मोनिका क्या बताइए, क्या सवाल है आपका? नो सर, गलती से हो गया था। तो व्हाट विल बी हैपनिंग हियर ना, आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि आपका अगर समझो ठंड का मौसम है और आप काफी अच्छा पानी पी रहे हो, इफ आर ड्रिंकिंग गुड अमाउंट ऑफ वाटर, देन आपके बॉडी में वेसोप्रेसिन कम बनेगा, या मैं कहूंगा आपकी बॉडी में जो वेसोप्रेसिन आएगा, आपका हार्मोन आएगा, वो आपका कम आएगा। राइट। लेकिन अगर आप गर्मी में हो, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, अगर आप रेगिस्तान में हो, खो गए, अपना वाटर वाटर लेके नहीं गए, राइट, रेगिस्तान जानते हो, अगर आप गर्मी में अगर आप घूम रहे हो, तो वो टाइम पे आपका वेसोप्रेसिन का अमाउंट आपकी बॉडी में ज्यादा रहेगा। वेसोप्रेसिन का अमाउंट आपकी बॉडी में ज्यादा रहेगा। याद रखना, वेसोप्रेसिन हाई होने का फायदा यहाँ पे होता है दैट इट कैन रीएब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट, जिससे क्या होगा कि आपका यूरिन आपका जो यहाँ पे होगा वो आपका ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड आपको बनते हुए आपका मिल जाएगा। तो ये कहानी आपको यहाँ पे याद रखनी कि वेसोप्रेसिन कब आपका ज्यादा अमाउंट में आपका आएगा और कब आपका वो कम अमाउंट में आएगा। तो याद रखना, एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, हमेशा ये चीज आपको याद रखनी है दैट अगर मैं आपको एग्जांपल देता, अगर मैं देखता हूँ कि अगर आपका समर का मंथ है, राइट, और आपकी बॉडी में अगर पानी की कमी है, इफ यू हैव लेस वाटर इन द बॉडी, इफ यू हैव लेस वाटर इन द बॉडी, तो याद रखना आपके बॉडी में जो वेसोप्रेसिन का अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा, या मैं कह सकता हूं जो आपके पोस्टीरियर पार्ट से जो आपका वेसोप्रेसिन आएगा वो आपके ज्यादा अमाउंट में आएगा। सो विल ऑलवेज हैव हाई अमाउंट ऑफ वेसोप्रेसिन कमिंग ओवर हियर। अब वेसोप्रेसिन का यहाँ पे एक और नाम होता है जिसको हम इवन बोलते हैं एज एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो वेसोप्रेसिन का एक और यहाँ पे नाम होता है एडीएच। तो यहाँ पे आपका एडीएच का अमाउंट आपका यहाँ पे रहेगा ज्यादा। लेकिन अगर आपका विंटर का महीना है, पानी आपने काफी पिया हुआ है, सो इफ यू हैव अ विंटर मंथ, इफ यू आर लिविंग इन मंथ ऑफ दिसंबर, अगर दिसंबर का महीना अगर आपका चल रहा है वहां पे, एंड इफ यू हैव इनफ वाटर इन द बॉडी, इफ यू हैव इनफ वाटर इनसाइड द बॉडी, देन आपको याद रखना है इस हार्मोन की आपके ब्लड में ज्यादा जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें वाटर को नहीं बचाना ना, पानी की कमी है नहीं। अगर पानी की बॉडी में कमी नहीं होती, देन आप यूरिन के साथ उसे लाइक जाने दे सकते हो, मतलब आप वेसोप्रेसिन आपका आएगा बट इतना नहीं आएगा, इट विल बी इन द लेस अमाउंट। तो आपका वेसोप्रेसिन यहाँ पे आपका आता है बट दैट विल बी कमिंग इन द लेस अमाउंट। तो ये कोरिलेशन हमेशा याद रखना, कई बार इनके ऊपर बेस्ड सवाल आ जाते हैं, तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। सो दैट इज समथिंग वी हैव ऑल डिस्कस दिस थिंग्स, राइट। जेजीए सेल्स यार मैंने यहाँ पे बात किया था। सो यू हैव अ जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जहाँ पे आपको तीन टाइप के सेल्स आपको मिल जाते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, मैक्युला डेंसा एंड मेसेंचियल सेल्स, राइट। इनमें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सिर्फ जेजीए सेल के बारे में, जो आपको यहाँ पे रेनिन रिलीज करेंगे। अगर आपको याद हो तो मैं आपको बताया था कि अगर किसी को ब्लड लॉस होता है या किसी इंसान को अगर आपका डिहाइड्रेशन होता है, तो वो टाइम पे आपका ब्लड प्रेशर जाएगा नीचे, और जैसे आपका ब्लड प्रेशर नीचे जाता है, आपका रेनिन तुरंत आपका रिलीज करेगा माय जेजी सेल्स, राइट। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पे आपका नीचे जाता है, सो इफ यू फाइंड योर ब्लड प्रेशर गोइंग डाउन, अगर आपका ब्लड प्रेशर नीचे जाता है, देन यू विल फाइंड सडनली आपका रेनिन आपका यहाँ पे आएगा।
एक और बात ध्यान रखना, अगर आपका ब्लड प्रेशर नीचे जा रहा है तो आपका जीएफआर भी आपका नीचे जाएगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर नीचे जा रहा है, ध्यान रखना आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो आपका होता है ना, वो भी आपका यहाँ पे नीचे जाएगा। नॉर्मली जीएफआर की वैल्यू कितनी होती है नॉर्मली? 125 ml पर मिनट। राइट, 125 ml पर मिनट, ये वैल्यू आपकी नीचे जाती है अगर आपका ब्लड प्रेशर नीचे जाता है तो। अब एक बार मेरा रेनिन आया तो रेनिन पहले जाके करेगा क्या, ये एंजियोटेंसिनोजन को क्लीव करेगा। इट विल गो एंड क्लीव द एंजियोटेंसिनोजन, 1 बनेगा, 1 में से होगा कन्वर्ट हो गया आपका 2 बनेगा। एक बार आपका एंजियोटेंसिन 2 बना, इट वर्क्स एज अ वासोकंस्ट्रिक्टर, और ये जाके ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और आपका जीएफआर भी आपका यहाँ पे बढ़ेगा। एक तो ये करता है। दूसरी चीज, एंजियोटेंसिन 2 जाके बोलेगा आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स को कि चलिए रिलीज करिए एक हार्मोन, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज माय एल्डोस्टेरॉन। ये एल्डोस्टेरॉन आके आपके डीसीटी को जाके कहता है कि एब्जॉर्ब करना चालू करिए सोडियम आयंस को। याद रखना, एल्डोस्टेरॉन की मदद से आप सोडियम आयंस को यहाँ पे आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। और याद रखना, जैसे आप सोडियम आयन को एब्जॉर्ब करते हो, उसके साथ साथ पानी भी आपका रीएब्जॉर्ब यहाँ पे होने लगता है। जैसे आपका पानी यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होगा, आपका ब्लड वॉल्यूम यहाँ पे आपका बढ़ेगा। अगर आपका ब्लड वॉल्यूम अगर आपका यहाँ पे बढ़ रहा है, देन अल्टीमेटली मेरा ब्लड प्रेशर भी आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। ये कहानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, एंड दिस स्टोरी शुड बी वेरी क्लियर टू यू। और आपको कोई उठा के अगर आपसे पूछ ले कि एंजियोटेंसिन 2 क्या कर रहा है, तो आपको याद रखना है ये दो चीजें यहाँ पे कर रहा होता है। एक तो खुद डायरेक्टली जाके आपके ब्लड प्रेशर को वहां पे इंक्रीज करेगा। दूसरी चीज, इट कैन गो एंड टेल द एड्रिनल ग्लैंड टू स्टार्ट रिलीजिंग दिस हार्मोन ऑफ माय एल्डोस्टेरॉन, और वो जाके फिर आपके ब्लड वॉल्यूम को यहाँ पे बढ़ाएगा, एंड उसके साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर भी आपका यहाँ पे बढ़ के रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, क्या आपको ये वाली बातें समझ आ रही है? यस सर। यस राइट, अब इसमें और चीज आप यहाँ पे देख लो। JGA is a special sensitive region formed by a cellular modification in the DCT and efferent arterioles at a location of their contact। तो बेसिकली होता क्या है ना, एक नेफ्रॉन में एक एरिया आएगा जहां पे आपका डीसीटी और एफरेंट आर्ट्रियोल इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। इसके मैं आपको बाद में एक पिक्चर दिखा दूंगा। तो याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस मुझे कहाँ मिलेगा, देन आपको ये बोलना है ये मुझे वहां मिलेगा जहां पे मेरा डीसीटी and efferent arterioles and my efferent arterioles मेरे इंटरसेक्ट हो रहे होते हैं। जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे होते हैं, जहां पे ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ रहे होते हैं, सो व्हेन दे आर इंटरसेक्टिंग, जहां पे लोग इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, उस एरिया के अंदर मुझे मिलता है मेरे यहाँ पे जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। राइट, बाकी चीजें आप अपने एंड से पढ़ सकते हो। बाकी चीजें आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट कि जब अगर आपका जीएफआर नीचे गया तब रेनिन आएगा और उसे वापस से नॉर्मल करके देगा जीएफआर को। ठीक है, वी हैव डन दिस RAS पाथवे, वी आर डन विद दिस। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, सो देयर इज समथिंग यू हैव टू नो। तो यहाँ पे आपका एंजियोटेंसिन क्या कर रहा है, रेनिन क्या कर रहा है, ये आपको यहाँ पे समझ आ चुका है। बेसिकली मेरा यहाँ पे जो RAS पाथवे है, द RAS pathway which I have had over here, this RAS system which I have, ये बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या करके दे रहा है, इट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर। ये मेरा यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, मेरे यहाँ पे कलेक्टिवली आके इट इज गोइंग टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। ये इसका यहाँ पे आउटकम होता है। ये एक्टिव कब होगा, व्हेन यू हैव अ लो ब्लड प्रेशर, सो दिस विल बिकम एक्टिव, दिस सिस्टम विल बिकम एक्टिव जब पर्सन के अंदर आपका वहां पे होगा व्हेन यू विल हैव द लो ब्लड प्रेशर, व्हेन यू हैव द लो ब्लड प्रेशर। जैसे आपका लो ब्लड प्रेशर आपके यहाँ पे होता है, वो टाइम पे ये आपका एक्टिव होगा और ये आपका आपके ब्लड प्रेशर को वहां पे इंक्रीज करेगा। अब इसका अपोजिट काम करने वाला भी एक आपका हार्मोन है। You have another hormone which works opposite to this, that is my ANF. This is called as my arterial natriuretic factor. That is called as my ANF. अब ANF आपका यहाँ पे क्या करता है? ANF जब आपका आता है, तो पहली चीज आता है कि ये हार्मोन है, दिस इज माय हार्मोन, और आपसे कोई पूछेगा कि यार ये हार्मोन मेरा आ कहां से रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा दिस हार्मोन आर्टेरियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट। तो ये हार्मोन मेरा आ रहा होता है दिल से, दिस इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द हार्ट।
सो हार्ट में से आपके ये हार्मोन को यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये मेरा हार्मोन आएगा कब? तो याद रखना, अगर आपके ब्लड के अंदर यू हैव अ हाई ब्लड प्रेशर, इफ इन द ब्लड यू हैव अ हाई ब्लड प्रेशर, अगर आपके ब्लड में, बॉडी में इफ यू हैव अ हाई ब्लड प्रेशर, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड थिंग, राइट? इफ देयर इज गोइंग टू बी अ हाई ब्लड प्रेशर, अगर हाई ब्लड प्रेशर अगर आपको मिलता है किसी के बॉडी के अंदर, तो बॉडी उसे कैसे ठीक करेगी? अगर कोई केस होता है, अगर मेरे बॉडी के अंदर सडनली ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ गया, तो मेरी बॉडी क्या करेगी? माय बॉडी विल रिलीज द एएनएफ, मेरी बॉडी यहाँ पे एएनएफ को रिलीज करेगी। अब जो एएनएफ आपका यहाँ पे आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट, तो हार्ट से एएनएफ को रिलीज किया जाएगा। अब ये एएनएफ करता क्या है? याद रखना, एएनएफ इज नोन टू वर्क एज अ वासोडायलेटर, ANF is known to work as a vasodilator. So basically ये क्या करेगा? It will dilate the blood vessels. It is going to dilate the blood vessels. ये जाके dilate करेगा मेरे blood vessels को. So this will come and dilate my blood vessels. Sorry. अब जैसे ही आके मेरे blood vessels को dilate करेगा, तो उससे क्या होगा? मेरा ब्लड प्रेशर नीचे चला जाएगा, मेरा ब्लड प्रेशर सडनली मेरा नीचे जाता है, और ये इस तरीके से यहाँ पे किया जाता है। सो माय एएनएफ विल गो एंड एक्चुअली डायलेट द ब्लड वेसल, और जब ये आके ब्लड वेसल को डायलेट करेगा, तो अल्टीमेटली मेरा यहाँ पे क्या होगा? मेरा ओवरऑल ब्लड प्रेशर मेरा यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा। एक तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है? एक और चीज आप यहाँ पे याद रख सकते हो, दैट एएनएफ जाके डीसीडी को जाके बोलता है नॉट टू रीएब्सॉर्ब सोडियम आयंस, so this will inhibit the absorption of the sodium ions. So ये भी एक ये चीज यहाँ पे करता है। ANF जाके this ANF will go and tell the DCT, ये DCT को जाके बोलेगा to not to reabsorb सोडियम आयंस। अगर आपको याद होगा तो सोडियम आयंस के रीएब्जॉर्प्शन होने की वजह से तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। आपका सोडियम आयन जब वहां पे एब्जॉर्ब हो रहा था, तभी तो आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। जब आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, तभी तो आपका ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है। तो ये जाके डिस्ट्रिक्ट को जाके बोलेगा कि भैया आपको सोडियम आयंस को वहां पे आपको रीएब्जॉर्प्शन नहीं करना है, क्योंकि उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पे बढ़ रहा है और उससे हमें बढ़ाना नहीं है। सो याद रखना, अगर आपके ब्लड के अंदर प्रेशर बढ़ता है, द ब्लड प्रेशर गोज हाई, तो एएनएफ आएगा और उसका काम होता है आपके ब्लड प्रेशर को नीचे लेके आना। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो अगर आप देखोगे तो एंजियोटेंसिन 2 और एएनएफ का काम बिल्कुल अपोजिट है। Angiotensin 2 was working as a vasoconstrictor. याद रखना, angiotensin 2 was working as a vasoconstrictor. On the other hand, ANF is working as a vasodilator. जब मैं कहता था कि angiotensin 2 मेरा काम कराता है as a vasoconstrictor, तो याद रखना that means वो मेरे ब्लड वेसल को नैरो कर रहा था और वहां पे मेरा ब्लड प्रेशर वहां पे मेरा बढ़ रहा था। On the other hand, जो ANF मेरा यहाँ पे है, it is working as a vasodilator, और यहाँ पे आप ब्लड वेसल को थोड़ा ब्रॉड कर रहे हो so that you can actually increase the blood pressure. You can actually decrease the blood pressure. क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज द डिफरेंस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो प्लीज ये बात याद रखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्मॉल पॉइंट है, आपको याद रखना है कि कौन वर्क कर रहा है एज अ वासोकंस्ट्रिक्टर एंड कौन वर्क कर रहा है यहाँ पे एज अ वासोडायलेटर। दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? सो इतनी बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू नो। अगर आपको इतनी बातें यहाँ पे समझ आ रही है, देन आई थिंक नाउ यू कैन अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन ओवर हियर। अ डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, a decrease in the blood pressure or volume will not cause the release of। सवाल आपसे ये पूछा गया है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर नीचे पे होते हुए कभी नहीं मिलेगी। आप सोचो, अगर मेरा ब्लड लॉस हो गया, अगर मेरे को कट लगे, मेरा ब्लड लॉस हो गया, राइट, मेरा ब्लड प्रेशर नीचे जा चुका है, तो इनमें से कौन सी चीज कभी भी नहीं आएगी अगर मेरा ब्लड प्रेशर यहाँ पे नीचे जा चुका है? तो सो बताइए प्रियांशी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, option A. ऑप्शन ए आप यहाँ पे कह रहे हो और ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, राइट। एएनएफ आपका कभी नहीं आएगा अगर आपका ऑलरेडी ब्लड प्रेशर नीचे जा चुका है, तो ये तो आपका कभी नहीं आएगा, राइट। यू विल फाइंड दिस थ्री थिंग्स कैन कम, बट यू कैन नेवर फाइंड योर एएनएफ कमिंग एंड डूइंग देयर वर्क। सो एएनएफ यहाँ पे आपका आएगा नहीं। तो ये आप क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे हो। सो क्या पूछा गया यहाँ पे, एंड व्हाई इट इज गोइंग टू बी द आंसर इज गोइंग टू बी माय एएनएफ, ठीक है? क्योंकि अगर ये आया तो ये तो आपके और ब्लड प्रेशर को नीचे लेके आएगा, तो इसकी तो हमें जरूरत है नहीं, हमें तो ब्लड प्रेशर को ऊपर लेके जाना है। सो दैट इज व्हाई ये बनेगा यहाँ पे मेरा एज अ करेक्ट आंसर, ठीक है? हाँ,
So which of the following causes an increase in the sodium reabsorption in the distal convoluted tubule? तो इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे प्रमोट करता है आपका सोडियम के रिएब्जॉर्प्शन को डीसीटी में से? तो हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात किया था. सो बताइए, कौन बताएगा? तनप्रीत बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन बी. भी आप यहाँ पे कह रहे हो. जानवी क्या लग रहा है आपको इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन ऑप्शन लग रहा है. बाकी बच्चे बेटा, बाकी बच्चे, मुस्कान, मुस्कान कुमारी एंड ऑल द पीपल, शिवानी, याद करो याद करो. अगर आपको सोडियम को रिएब्सॉर्ब कराना है यहाँ पे तो आपका कौन सा हार्मोन यहाँ पे आएगा? विच हार्मोन विल कम एंड डू इट्स जॉब? द आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर एल्डोस्टेरॉन. आपका एल्डोस्टेरॉन आके आपका रीएब्जॉर्प्शन कराता है आपके सोडियम आयंस को. प्लीज ये बात दिमाग में बिठा लो. अगर आपसे कोई पूछ रहा है आपसे कि आपका सोडियम रीएब्जॉर्प्शन आपका कौन करेगा, then your answer always has to be your aldosterone. अगर मिनरल आयंस को रीअब्सॉर्ब करना है तो आपका एल्डोस्टेरॉन का यहाँ पे काम होता है. ठीक है. सो एल्डोस्टेरॉन विल कम. एडीएच का कोई रोल नहीं है. एडीएच इज गोइंग टू प्ले अ रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. वो वाटर मॉलिक्यूल्स के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है. बट अगर मैं कह रहा हूँ मिनरल आयंस के एब्जॉर्प्शन के अंदर, देन इट इज योर एल्डोस्टेरॉन. ये आएगा और उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, आप अपने मिनरल आयंस को आप अपना एब्जॉर्ब कर पाओगे और उसके बाद अपने आप आपको वाटर का एब्जॉर्प्शन वहां पे आपका हो जाता है. तो ये बात भूलनी नहीं है. मैंने अभी भी तो बताया था आपको यहाँ पे. ये ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो. क्या कर रहे हो आप लोग? This is what you have to know over here, that how that's going to work. This is something should be clear to you. My aldosterone will come and then the sodium ions will get reabsorbed और उसके बाद आपके यहाँ पे वाटर अपने आप यहाँ पे reabsorb होगा. ठीक है, चलो. So that is something we have done. ये चीज हमने यहाँ पे देख ली. We have also seen my arterial natriuretic factor. ये भी हम यहाँ पे देख चुके हैं यहाँ पे क्या कर रहा है. ठीक है, इसको अगर अपने एंड से भी आप पढ़ लोगे घर जाके, देन आपको पता चल जाएगा. Now let's start with something else. यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इट इज अ सिंपल पिक्चर विच टेल्स यू कि अगर आपका एडीएच हुआ तो आपका क्या होगा, एडीएच नहीं हुआ तो क्या होगा. अगर आपका एडीएच नहीं है देन आपका यूरिन बहुत डाइल्यूट होगा. दैट मींस आपके यूरिन में बहुत ज्यादा पानी होगा. सो इफ यू हैव नो एडीएच देन द यूरिन इज गोइंग टू बी डाइल्यूट. दैट इज नॉट अ गुड थिंग. ठीक है. अगर आपके ब्लड में एडीएच है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, देन दैट मींस कि आपका पानी का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे किया जाएगा. आप देख पा रहे हो यहाँ पे राइट वाली पिक्चर के अंदर एडीएच जब आपका प्रेजेंट है तो आपका पानी का एब्जॉर्प्शन आपका यहाँ पे हो पा रहा है. और जब आपका पानी का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो पा रहा है, सो दैट मींस यू विल हैव अ concentrated urine. That means the urine will have more urea and less water. तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी है. ठीक है. क्या दिल्ली के बच्चे ये सारी चीजें यहाँ पे समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ? ठीक है. एंड आई होप हिमाचल के बच्चे समझ पा रहे हैं. बट या सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो व्हाट इज बीन हैपनिंग ओवर हियर. तो ये सारी बातें ना आपको याद रखनी, बिकॉज वो लोग घुमा फिरा के इनमें से ही सवाल पूछते हैं. अब एक हमारे यहाँ पे नया टॉपिक है, दैट्स अ मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट. अच्छा एक बात बताओ, क्या मेरी स्पीड ठीक है? आप चाहते हो स्पीड को कम कर दिया जाए? सर ठीक है. सही है सर. कुछ अगर रहता है देन प्लीज बताओ. अगर लग रहा है कि टॉपिक वापस रिवाइज कराना है, कोई समझ आया, देन आल्सो यू कैन जस्ट लेट मी नो. और एक चलिए देखते हैं हम यहाँ पे. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट. हम यहाँ पे फिल्ट्रेट को कैसे कॉन्सेंट्रेट हम यहाँ पे कर सकते हैं, हाउ वी कैन डू दैट. तो यहाँ पे आप समझोगे एक टॉपिक, दैट टॉपिक इज कॉल्ड एज माय counter current mechanism. That topic is called as my counter current mechanism. अब मैं आपको ये टॉपिक काफी शॉर्ट में यहाँ पे समझाऊंगा, बिकॉज आपको कुछ की पॉइंट्स आपको इसके अंदर याद रखना है. काउंटर करंट मैकेनिज्म की जब यहाँ पे हम बात करते हैं तो आप याद रखना, ये जो मैकेनिज्म आपका यहाँ पे होगा, इस मैकेनिज्म के अंदर आपके इन्वॉल्व होते हैं दो चीजें. यू विल हैव अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ वासा रेक्टा. एक वासा रेक्टा नाम का आपका ब्लड वेसल आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होगा. और दूसरा आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले. सो लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा, यहाँ पे ये दोनों चीजें, ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपके यहाँ पे होते हैं इन्वॉल्व. टू स्ट्रक्चर विच आर गेटिंग इन्वॉल्व ओवर देयर. ये दोनों के ऊपर ही पूरी कहानी आपके यहाँ पे होती है. दूसरी चीज, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म आपके लिए क्या फायदा देता है. सो याद रखना, काउंटर करंट मैकेनिज्म से हम बना सकते हैं हमारे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. सो दिस इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच यू आर फॉर्मिंग. देयर इज गोइंग टू बी अ फॉर्मेशन ऑफ, देयर इज गोइंग टू बी अ फॉर्मेशन ऑफ concentrated urine. Concentrated urine. ठीक है. तो ये चीज याद रखना. अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है.
तो आप यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे हो, सो यू कैन सी अ वासा रेक्टा ओवर हियर। अब अगर आप पूछोगे कि सर ये वासा रेक्टा कहाँ से आया, अभी तक तो हमने ये लेबलिंग में देखा नहीं था, तो थोड़ा याद करना आप, हमने एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था हमारा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। वी हैव सीन समथिंग Yes, लाइक अ sir. जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, राइट। मैंने इसे शॉर्ट लिखा हुआ यहाँ पे। ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हमारे किडनी में कितने होते हैं, कितने परसेंट होते हैं? 50%. राइट, बहुत बढ़िया। दे आर ओनली 15% इनसाइड माय किडनी। और इनका फायदा पता है क्या होता है? दे आर नोन टू एब्जॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये जो वासा रेक्टा है ना, ये आपको जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के आसपास आपको मिलेगा, ठीक है। वो नेफ्रॉन अगर आपको याद होगा तो काफी डेप्थ तक जा रहा था, मेडुला के डेप्थ तक जा रहा था, इतना तो आपको Yes, याद है। sir. तो Yes, उसी, sir. हाँ जी, उसी नेफ्रॉन के साथ यू विल फाइंड कि आपका साइड में एक ब्लड वेसल आपको मिलेगा, एंड दैट ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज माय वासा रेक्टा, ठीक है। अब कहानी को सिंपल यहाँ पे रखते हैं हम यहाँ पे, कि आपको यहाँ पे दो चीजें मिल रही है। आपको हेनलीस लूप आपको यहाँ पे दिख रहा है, और आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको यहाँ पे वासा रेक्टा। आपको मिलेगा कि हेनलीस लूप के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाए आपके, ये है आपका डिसेंडिंग पार्ट, और ये है आपके यहाँ पे असेंडिंग पार्ट। दोनों के अंदर आपका फ्लो जो है आपके फिल्ट्रेट का, वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है आपका। सो आपके हेनलीस लूप के अंदर यह वो फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ काउंटर करंट, इसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ काउंटर करंट। सिमिलर काउंटर करंट मुझे वासा रेक्टा में भी मुझे मिलेगा देखने के लिए। ये है उसका डिसेंडिंग पार्ट, दिस इज द डिसेंडिंग पार्ट, एंड दिस इज द असेंडिंग पार्ट। सो वासा रेक्टा के अंदर होता है ब्लड, याद रखना, वासा रेक्टा में ब्लड होगा। हेनलीस लूप के अंदर आपका यहाँ पे होगा फिल्ट्रेट, बट फिल्ट्रेट भी आपका शो करेगा आपका काउंटर करंट, बिकॉज द फ्लो इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। और आपका यहाँ पे जो वासा रेक्टा है इसके अंदर भी आपका ब्लड नीचे भी जा रहा है और एक साइड से आपको ऊपर भी जा रहा है। सो इसको भी हम बोलेंगे यहाँ पे काउंटर करंट। तो ये काउंटर करंट का मतलब यहाँ पे ये होता है दैट द फ्लो ऑफ ब्लड इज हैपनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ब्लड ले लो या नेफ्रॉन के केस में फिल्ट्रेट ले लो, अपोजिट डायरेक्शन में आपको फ्लो होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाए, और वो मैं एरो देके आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे कि हम इस पिक्चर में यहाँ पे देखते हैं। समझो ये मेरा यहाँ पे नेफ्रॉन है, दिस इज माय हेनलीस लूप। समझो ये मेरा यहाँ पे है हेनलीस लूप, ब्लू वाला। अब हेनलीस लूप में यहां से मेरा होगा यहाँ पे, दिस इज माय डिसेंडिंग पार्ट, राइट। यहाँ पे मेरा नीचे आ रहा है मेरा यहाँ पे फिल्ट्रेट, और यहाँ से मेरा फिल्ट्रेट मेरा यहाँ पे ऊपर जा रहा है, यहाँ से मेरा फिल्ट्रेट यहाँ पे ऊपर जाएगा। तो जब डिसेंडिंग पार्ट में मेरा फिल्ट्रेट आता है तो मुझे बताओ यहाँ से क्या निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल्स या मिनरल आयंस? वाटर। Water molecule, sir. राइट, यहाँ से मेरा निकलता है मेरा यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल। सो यू विल फाइंड द वाटर मॉलिक्यूल विल स्टार्ट कमिंग आउट, क्योंकि डिसेंडिंग पार्ट जो मेरा यहाँ पे होता है दैट इज गोइंग टू बी एक्चुअली परमिबल फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ से मेरा वाटर मॉलिक्यूल्स निकलने यहाँ पे चालू करता है, राइट प्रियांशी, ठीक है। अब जब मेरा फिल्ट्रेट यहाँ से यूटर्न लेता है, यूटर्न लेके वो मेरा आता है यहाँ पे मेरे असेंडिंग पार्ट के अंदर, तो मेरा फिल्ट्रेट यहाँ से यूटर्न लेगा और आएगा असेंडिंग पार्ट के अंदर। अब जैसे ही मेरा फिल्ट्रेट असेंडिंग पार्ट में आता है तो यहाँ से क्या चीजें निकलना चालू करती है? And इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स, बिल्कुल से इलेक्ट्रोलाइट्स आप बोल सकते हो। सोडियम आयंस एंड योर NaCl आयंस विल स्टार्ट कमिंग आउट, और सो इलेक्ट्रोलाइट्स आपके यहाँ पे निकलने लगते हैं। तो असेंडिंग पार्ट आर गेटिंग इज गोइंग टू, जब असेंडिंग पार्ट में मेरा फिल्ट्रेट आएगा तो मेरे इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे निकल के आएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ओके। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझ सकती है, हमारे बाजू में हमारे यहाँ पे वासा रेक्टा, सो वी हैव अ वासा रेक्टा ओवर हियर, राइट। अब आपको एक बात यहाँ पे समझिए कि आपका नेफ्रॉन भी काफी नीचे तक जा चुका है, और आपका यहाँ पे वासा रेक्टा भी आपके काफी मेडुला के डेप्थ तक जा चुका है। तो आपको क्या करना है, ये जो एरिया है ना, ऊपर वाला एरिया जो है मेरा यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे लिख दो एज अ कॉर्टेक्स। दिस इज माय कॉर्टेक्स वाला एरिया, दिस इज माय कॉर्टेक्स। और जो बॉटम में जो मुझे यहाँ पे एरिया मिल रहा है, दैट एरिया इज माय मेडुला, दैट एरिया इज गोइंग टू बी योर मेडुला। सो ऊपर आपको मिलेगा कॉर्टेक्स, और डेप्थ में आपको मिलता है यहाँ पे नीचे वाला एरिया जो मेरे यहाँ पे होगा, दैट्स माय मेडुला। और जितना आप नीचे जाओगे उतना आप मेडुला के डेप्थ में आप जाओगे, ओके। अब आपको याद रखना है कि आपका ये जो स्पेस है ना, जो पूरा जो बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, लेट मी मेंशन ओवर हियर, ये जो आपको पूरा जो बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, ये जो इन दो ब्लड वेसल्स के अलावा, ब्लड वेसल और मेरे हेनलीस लूप के अलावा जो बीच में आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज माय मेडुलरी इंटरस्टिशियम, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो ये जो स्पेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दैट स्पेस ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय मेडुलरी इंटरस्टिशियम। अब ये जो स्पेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ये जो स्पेस आपको यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है ना, इस बारे में आपको एक चीज याद रखनी है, इस एरिया के अंदर मुझे हमेशा मेंटेन करना है गुड अमाउंट ऑफ NaCl आयंस। मुझे यहाँ पे
मेंटेन करना है हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेंट, मुझे यहाँ पे मेंटेन करना है हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. सो हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स हैज टू बी मेंटेन्ड ओवर देयर. यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट मुझे यहाँ पे ज्यादा रखना है. मेरा सिंपल से हिसाब है कि मुझे यहाँ पे सॉल्यूट्स का अमाउंट मुझे यहाँ पे रखना है ज्यादा. दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो कि सॉल्यूट का अमाउंट मैं यहाँ पे रखूंगा यहाँ पे ज्यादा. अब सवाल ये आता है कि जो मेरा पूरा स्पेस है जिसको मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एज अ मेडुलरी इंटरस्टेशियम, यहाँ पे मैं सॉल्यूट का अमाउंट यहाँ पे ज्यादा क्यों रखना चाहता हूँ? मैं सॉल्यूट का अमाउंट यहाँ पे ज्यादा इसलिए रखना चाहता हूँ ताकि मैं वाटर को रीएब्सॉर्ब कर सकूं, ताकि मैं अपने वाटर को यहाँ पे रीएब्सॉर्ब कर सकूं. दैट इज व्हाई आई विल ट्राई टू मेंटेन अ हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ओवर देयर. ये बात याद रखना आप यहाँ पे कि मैं यहाँ पे मेंटेन इसलिए कर रहा हूँ so that I can actually have high amount of water reabsorption. इतनी बात पहले आप दिमाग में बिठा लो, ज्यादा सोचो मत और इतनी बात दिमाग में आप बिठाई लो कि आप इस एरिया के अंदर आप सॉल्यूट का अमाउंट मेंटेन ज्यादा इसलिए रखते हो ताकि आप वाटर का आसानी से आप रीएब्जॉर्प्शन आप यहाँ पे कर सको. ये आपका ऑब्जेक्टिव है. आपने ये बात तो बचपन में पढ़ी होगी ना, वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. वाटर हमेशा मूव करता है फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जो आपका पानी यहाँ पे बाहर निकल पा रहा है ना, वो इसलिए निकल पा रहा है क्योंकि बाहर वाले एरिया के अंदर सॉल्यूट का कंटेंट ज्यादा है. और क्योंकि बाहर वाले एरिया के अंदर सॉल्यूट का कंटेंट ज्यादा है इसलिए आप पानी को वहां पे निकाल पा रहे हो. इसलिए यू आर टेकिंग ट्राइंग इसलिए यू आर एबल टू टेक आउट द वाटर मॉलिक्यूल्स. तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है. यू विल फाइंड कि आपका यहाँ पे आ रहा था, ब्लड आ रहा था वासा रेक्टा से. सो दिस इज द डिसेंडिंग पार्ट, राइट. ये इसका डिसेंडिंग पार्ट है और ये है इसका असेंडिंग पार्ट. ठीक है, ये मेरा यहाँ पे असेंडिंग पार्ट. ओके, अब आप यहाँ पे एक बस बात याद रखना. डिसेंडिंग पार्ट में आने के बाद क्या होता है कि आपके जो Na और Cl आयंस होते हैं वो जाने लगते हैं वासा रेक्टा के अंदर. सो जो डिसेंडिंग पार्ट है ना उसके अंदर मेरे जाएंगे यहाँ पे Na and Cl आयंस. सो Na and Cl आयंस विल स्टार्ट गेटिंग इनसाइड द डिसेंडिंग पार्ट. तो डिसेंडिंग पार्ट के अंदर Na और Cl आयंस यहाँ पे जाने लगते हैं. सवाल ये उठता है कि NaCl आयंस कहाँ से आ रहे थे? यहाँ से आ रहे थे. आपको जो हिंदी स्लूप था वहां से जो NaCl आयंस आ रहे थे, they are now getting inside the descending part. अब जैसे मेरे Na और Cl आयंस यहाँ पे जाने लगते हैं आपका ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे चेंज होगा. आप कभी नोटिस करना आपका ऑस्मोलैरिटी आपके यहाँ पे चेंज होता है. अगर मेरा ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे मेरा 300 है तो धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज होने लगेगा. सो इट विल बिकम 600 ओवर देयर, राइट. इट विल बिकम 900 ओवर देयर. तो यहाँ पे मेरा ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे बढ़ रहा है. तो क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज Na और Cl आयंस मेरे यहाँ पे जा रहे हैं. मेरे Na और Cl आयंस इसके अंदर मेरे जाने लगते हैं. अब सवाल ये आता है कि यार मेरे को उन्हें वहां पे अगर मैंने उन्हें भेज दिया Na आयंस और Cl आयंस को, तो मेरा मेडुलरी इंटरस्टेशियम, ये जो मेरा पूरा स्पेस है, इसमें मेरा सॉल्यूट कैसे मेंटेन होगा? तो आपको याद रखना है कि NaCl आयंस इसमें जाते जरूर है लेकिन बाद में यहां से निकल भी आते हैं. जैसे ही आपने यहाँ पे यू टर्न लिया, एज सून एज यू टेक अ यू टर्न, व्हाट विल हैपन, मेरे Na और Cl आयंस वापस यहाँ से बाहर निकल के आ जाएंगे. यू विल फाइंड माय Na and Cl आयंस विल स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. और आप ये चीज देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर भी. अगर आप इस पिक्चर को देखोगे ना तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. जैसे ही आपका नीचे ये जाने लगा आपका यहाँ पे ब्लड, उसके अंदर आप देखो NaCl जाने लगा तो इसका ऑस्मोलैरिटी इसका बढ़ने लगा. द ऑस्मोलैरिटी ओवर देयर स्टार्टेड इंक्रीजिंग ओवर देयर, राइट. जैसे ही यहाँ पे यूटर्न लिया मेरे Na और Cl आयंस यहाँ से बाहर निकलने लगे. आई विल फाइंड माय Na and Cl आयंस विल स्टार्ट कमिंग आउट. और जैसे मेरे Na और Cl आयंस यहाँ पे बाहर निकलते हैं मेरी ऑस्मोलैरिटी की वैल्यू भी मेरे यहाँ पे चेंज हो जाती है. तो इतनी बात आपको रखनी है यहाँ पे याद. दिस इज वन थिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर ओवर हियर कि आप मेडुलरी इंटरस्टेशियम के अंदर आपका सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन आप मेंटेन करोगे ताकि आपका पानी हमेशा निकलता रहे. और जितना आपका पानी निकलता रहेगा उतना ही पानी आप बचा पा रहे हो. सो दैट इज व्हाई वी से दैट काउंटर करंट मैकेनिज्म बेसिकली आपकी मदद कर रहा है टू फॉर्म द कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. दिस एक्चुअली हेल्पिंग अस टू फॉर्म द कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. अब अगर आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ, अच्छा पहले ये बताओ क्या इतनी बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. अगर आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हो ना तो आपको याद आएगा कि आपका कलेक्टिंग डक्ट थोड़ा सा यूरिया निकाल जाता. कलेक्टिंग डक्ट थोड़ा सा Yes. राइट. Yes, sir. वाटर तो एब्जॉर्ब करता ही था बट थोड़ा सा यूरिया वो निकालता Yes, था. sir. अब जो यूरिया कलेक्टिंग डक्ट निकालता था ना वो यूरिया आपका यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा. दैट यूरिया विल बी एडेड ओवर हियर. सो दैट यूरिया विल बी एडेड ओवर हियर. तो वो यूरिया आपका वापस आ जाता है आपका असेंडिंग पार्ट के अंदर. तो जो यूरिया हम वहां पे निकाल रहे थे, आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर ऐसे हम यूरिया निकालने लगे थोड़ा थोड़ा फिर तो दिक्कत हो जाएगी. लेकिन दिक्कत नहीं आती. जैसे ही आपने उस यूरिया को निकाला थोड़ी देर के बाद उस यूरिया को हम वापस ले आते हमारे असेंडिंग पार्ट के अंदर.
सो यूरिया में ये असेंडिंग पार्ट में आ जाएगा। एक बार ये असेंडिंग पार्ट में आ गया, अगेन इट विल कम टू द सेम साइकिल, वापस ऊपर जाएगा, वापस कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, फिर वापस वहां से निकलेगा। समझो इस बात को। और आप ये भी समझो कि यूरिया को हम निकाल क्यों रहे हैं। हम यूरिया को इसलिए निकालते थोड़ा सा वहां से, ताकि हमारा यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ पे मेंटेन कर सकूं। दैट इज व्हाई आई एम डूइंग दैट। ये बात आपको याद रखनी है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, देखो कलेक्टिंग डक्ट से आपका थोड़ा सा यूरिया यहाँ पे निकल रहा है, और ये भी याद रखना, दिस यूरिया विल बी ब्रॉट बैक इनटू द असेंडिंग पार्ट के अंदर ये आ जाएगा, और वापस हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, वापस से थोड़ा सा यूरिया हम निकाल के वापस ले आएंगे हम असेंडिंग पार्ट के अंदर। तो जो अगर आपके दिमाग में ये सवाल था कि अगर ये सर यूरिया से निकालते रहेंगे फिर तो दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगा, नहीं होता ज्यादा, क्योंकि वो हम सर्कुलेट करते रहते हैं, so it is not getting accumulated over there. But याद रखना, the point is I have to maintain high amount of solute content in the medullary interstitium. और ये भी याद रखना, जितना आप नीचे जाओगे आपका ऑस्मोलैरिटी आपका बढ़ेगा। आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर ऊपर के साइड पे, कॉर्टेक्स वाले साइड पे यू हैव अ 300 मिली ऑस्मोमोल्स, नीचे जाओगे 600, 900, 1200। तो जितना आप डेप्थ में जाते हो उतना आपका ऑस्मोलैरिटी आपका वहां पे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये भी होता है कि जितना आप डेप्थ में जाओगे उतना आपका सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन आपका वहां पे बढ़ता जाएगा, और जितना सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन आपका वहां पे बढ़ेगा, दैट मींस आप ज्यादा आसानी से आप पानी वहां पे निकाल पाओगे। क्या इतनी बात समझ आ रही है आप सबको यहाँ पे? दिस इज योर काउंटर करंट मैकेनिज्म, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है? Yes, sir. आई विल टेक इट एज अ, Yes, sir. तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है यार। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज द टॉपिक ऑफ माय मिक्चुरेशन। तो याद रखना, और पर्पस याद रखना काउंटर करंट का, टू मेक अ यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड। अगर कल उठ के तुम्हें कोई कहता है कि काउंटर करंट का फायदा होता है टू मेक अ यूरिन डाइल्यूट, देन दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। द होल आइडिया इज टू मेक अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए लेट्स टॉक अबाउट माय मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन की हम यहाँ पे करते हैं बात। सो लेट्स डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ योर मिक्चुरेशन। अब मिक्चुरेशन को सिंपल तरीके से बोलूंगा, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ यूरिन। इसको हम सिंपली जानते हैं एज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग द यूरिन। अब यहाँ पे क्या होता है आपको पहले याद रखना है, दैट यू विल हैव अ यूरिनरी ब्लैडर। सो यू विल हैव द यूरिनरी ब्लैडर, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी अ ब्लैडर ओवर हियर, एंड द ब्लैडर इज अ साइट जहां पे यूरिन को हम फिल करते हैं। सो दिस इज वेयर द यूरिन इज गेटिंग स्टोर्ड। सो दिस इज माय ब्लैडर, और यहाँ पे आपका होता है यूरिन का स्टोरेज। So we'll have the urine will get stored over there. So over here the urine gets stored. तो कैसे पास किया जाता है यूरिन को? सो याद रखना, जैसे ही आपने यूरिन यहाँ पे स्टोर हो गया, जैसे ही यूरिन यहाँ पे फुल हो गया, और आई वुड से जैसे ही आपका ब्लैडर यहाँ पे फुल होता है, सो वंस यू हैव अ फुल ब्लैडर, जैसे ही ब्लैडर यहाँ पे आपका फुल होगा, सो याद रखना, द वॉल ऑफ द ब्लैडर विल गेट स्ट्रेच। The wall of bladder will get stretched। ठीक है, थोड़ी सी वो स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक है, आपकी ब्लैडर की वॉल आपके हो रही है यहाँ पे स्ट्रेच, जैसे आपका यहाँ पे ब्लैडर फिल हो गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ना, व्हेन योर ब्लैडर गेट्स फिल, यू गेट दिस सिग्नल दैट ओके नाउ यू हैव टू पास द यूरिन। तो सेम थिंग विल हैपन ओवर देयर। जैसे यहाँ पे आपका ब्लैडर फिल हो रहा है, देन द ब्लैडर की वॉल जो यहाँ पे होती है वो आपके यहाँ पे स्ट्रेच होती है, और जो वॉल होती है, द वॉल विल हैव सम रिसेप्टर जिन्हें हम कहते हैं एज अ स्ट्रेच रिसेप्टर्स। सो आपकी जो वॉल है उसके अंदर आपको कुछ रिसेप्टर्स आप मिलेंगे, दिस आर कॉल्ड एज माय स्ट्रेच रिसेप्टर्स। स्ट्रेच रिसेप्टर्स आपके यहाँ पे कुछ होते हैं। अब ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स यहाँ पे होते हैं, ये क्या करेंगे? दे विल सेंड द सिग्नल टू द CNS। तो आपका जैसे ही ब्लैडर आपका फिल हुआ, जैसे वो स्ट्रेच हुआ, तो वहां पे कुछ आपके रिसेप्टर है, एंड दोज रिसेप्टर विल सेंड द सिग्नल टुवर्ड्स द, they will send the signal towards the CNS। तो यहां से वो भेजेंगे सिग्नल को, they will send the signal towards your CNS। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यहाँ पे आपका सिग्नल भेजा जाएगा, कि जैसे थोड़ा रिसेप्टर को सिग्नल मिलता है ना कि ब्लैडर स्ट्रेच हुआ, वो तुरंत आपका सिग्नल भेजेगा, एक न्यूरल सिग्नल यहाँ पे भेजा जाएगा आपके CNS की तरफ। न्यूरल सिग्नल मतलब आपका न्यूरॉन्स के थ्रू इन्हें भेजा जाएगा। सो इट इज गोइंग टू बी न्यूरल सिग्नल ना, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, गोइंग टू बी न्यूरल सिग्नल। एक न्यूरल सिग्नल आपका यहाँ पे भेजा जाएगा आपके CNS की तरफ। अब जैसे ही CNS को पता चलता है कि यार ब्लैडर फिल हो गया, नाउ अंडर अ कॉन्शियस कंट्रोल आपका CNS वापस से सिग्नल भेजेगा टुवर्ड्स योर ब्लैडर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, नॉट ओवर हियर, आई विल टेल यू ओवर हियर। सो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यू विल फाइंड
कि आपके सीएनएस में से अब सिग्नल आएगा वापस है, तो सीएनएस विल नाउ सेंड द सिग्नल टुवर्ड्स द ब्लैडर। तो सीएनएस अब भेजेगा आपका सिग्नल टुवर्ड्स द ब्लैडर। अब ब्लैडर में जब ये सिग्नल आएगा तो दो चीजें आपके यहाँ पे होती है। अगर आपको यूरिन पास करना है देन दो इवेंट्स आपके यहाँ पे होंगे। फर्स्ट इवेंट इज गोइंग टू बी योर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर। एक जो चीज आपके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर। ब्लैडर के जो स्मूथ मसल्स यहाँ पे होते हैं उनका यहाँ पे आपका होगा कॉन्ट्रैक्शन। दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच विल हैपन ओवर देयर। जो दूसरी चीज आपके यहाँ पे होगी, द सेकंड थिंग व्हिच विल हैपन हियर इज गोइंग टू बी, जो सेकंड चीज आपके यहाँ पे होते हुए आपके यहाँ पे मिलेगी, द सेकंड इवेंट इज गोइंग टू बी योर कि आपके जो यूरेथ्रल स्पिंटर है दैट विल रिलैक्स। यूरेथ्रल स्पिंस्टर जो आपका यहाँ पे होता है, स्पिंस्टर मसल विल रिलैक्स। ये दो चीजें आपको यहाँ पे आती हैं। तो बेसिकली यूरेथ्रा के, ये जो आपका यूरेथ्रा यहाँ पे होगा ना, तो यहाँ पे एक आपकी मसल होगी, यू विल हैव अ मसल व्हिच कॉल्ड एज स्पिंस्टर मसल। इसको हम करेंगे यहाँ पे रिलैक्स। इसको हमें कराना है रिलैक्स एट अ टाइम ऑफ माय यूरिनेशन और टाइम ऑफ माय मिक्चुरेशन। तो इसको हम यहाँ पे कराते हैं रिलैक्स। और आपको जो वॉल होती है, जो आपकी जो स्मूथ मसल यहाँ पे लगा होगा, व्हाट आर द स्मूथ मसल यू हैव, दैट स्मूथ मसल विल अंडरगो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। तो ये दो चीजें आपके यहाँ पे होती है, और जब ये दो चीजें आपके यहाँ पे होंगी देन यू विल फाइंड द यूरिन विल बी पास फ्रॉम द बॉडी। तो याद रखना, द वॉल विल हैव अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, सो यू हैव द स्मूथ मसल। आपके यहाँ पे जो स्मूथ मसल है दिस विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। और आपका जो स्पिंसर मसल आपका जहाँ पे जो है इन द यूरेथ्रा दैट विल अंडरगो रिलैक्सेशन, वो उसका यहाँ पे आपका होगा रिलैक्सेशन। तो दिस विल अंडरगो रिलैक्सेशन। जैसे वो रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, व्हाट विल हैपन, द यूरिन विल पास आउट ऑफ द बॉडी। आपकी यूरिन यहाँ से बॉडी के बाहर आपकी रिलीज कर दी जाएगी। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी, इतनी ही बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। आपका जो स्टोरेज यहाँ पे होता है यूरिन का, इट इज गोइंग टू बी अराउंड लाइक 1 to 1.5 लीटर। आपके यहाँ पे आपका 1 to 1.5 लीटर आपका यूरिन आपके यहाँ पे पास करते हो। दिस इज अमाउंट ऑफ यूरिन यू आर गोइंग टू पास पर डे। इतना यूरिन तो आप इजिली आप पास करोगे पर डे, ठीक है। दिस इज द अमाउंट ऑफ यूरिन यू आर गोइंग टू पास ओवर देयर, राइट। आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि आपका यूरिन का पास होने का आउटपुट डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है। अगर आप बहुत ज्यादा पानी पी रहे हो देन कई बार आप थोड़ा ज्यादा यूरिन पास कर लोगे। अगर आपके बॉडी में पानी की कमी है, तो मैंने आपको पहले बोला था, आपका एडीएच आके इस चीज का ध्यान रखता है कि आपका ज्यादा यूरिन आपका वहां पे पास ना हो। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे सर्किट देख पा रहे हो, यू कैन सी द कंप्लीट सर्किट। ये सर्किट आपको याद नहीं रखना है, ना ही आपको ये डिट्रेसर मसल इन सबको याद रखना है यहाँ पे, बट याद रखना ये आप सर्किट, और इस सर्किट की वजह से आपका यूरिनेशन आपके यहाँ पे हो पाता है। अब बच्चों में, न्यूली बॉर्न बेबी में ये सर्किट नहीं होता। न्यूली बॉर्न बेबी के अंदर आपको ये सर्किट देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए दे डोंट हैव कंट्रोल ऑन देयर यूरिनेशन। आपने देखा होगा ना, स्मॉल बेबीज को तो कंट्रोल नहीं होता, दे जस्ट पास द यूरिन। सो व्हाई दैट हैपेंस, बिकॉज दे डोंट हैव द सर्किट डेवलप एट द अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज पे वो सर्किट नहीं होता, वो बाद में डेवलप होता है। तो ये बातें आपको रखनी है यहाँ पे याद, एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ माय मैच्योरेशन। अब इसमें आपको मैं एडिशनल एक चीज यहाँ पे बोलूंगा कि यूरिन का कलर और सब आप पढ़ सकते हो, दैट्स येलो इन कलर। यूरिन का कलर येलो क्यों होता है, बिकॉज यू हैव अ पिगमेंट कॉल्ड एज यूरोक्रोम। यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से आपका कलर वहां पे आपका होता है येलो। कहां से आता है पिगमेंट वो आप इस लेवल पे नहीं सीखोगे, बट दैट इज द पिगमेंट इज कॉज द येलो कलरेशन। आप एक बात याद रखना कि अगर यूरिन के अंदर अगर आपको दिखता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अगर यूरिन के अंदर इफ यू आर एबल टू सी अ प्रेजेंस ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, if you have presence of a glucose molecule, or if you have a presence of a ketones, if you have presence of a glucose or if you have presence of a ketones, अगर आपको कीटोन से अगर आपको ग्लूकोज दिखता है आपके यूरिन के अंदर, then that is an indicator of your diabetes. Then this becomes a indicator of, ये बनेगा मेरा यहाँ पे indicator of diabetes। ये बात आप यहाँ पे याद रखना। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। ग्लूकोज तो आई होप आप सब समझ सकते हो कि अगर आपको यूरिन में ग्लूकोज दिख रहा है दैट इज अ क्लियर कट इंडिकेटर कि पर्सन को वहां पे डायबिटीज है, दैट्स वेरी क्लियर। कीटोन्स का यहाँ पे क्या चीज आ रहा है, व्हाट इज कीटोन्स, और कीटोन्स कैसे बता रहे कि मुझे डायबिटीज है यहाँ पे। आप ये बात याद रखना, अगर किसी को डायबिटीज है, इफ समवन इज सफरिंग विद डायबिटीज, दैट मींस वहां पे क्या होगा, उसके सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जा पाएगा। उसके सेल्स के अंदर ग्लूकोज जाने से रहा, क्योंकि उसकी बॉडी में इंसुलिन नहीं है।
आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हो यहाँ पे। अगर मुझे डायबिटीज है दैट मीन्स मेरे बॉडी में इंसुलिन बनेगा नहीं। अगर मेरे बॉडी में इंसुलिन नहीं बनेगा दैट मीन्स मेरे सेल्स के अंदर मेरा ग्लूकोज नहीं जा पाएगा। अगर मेरे सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जा पा रहा तो मेरे सेल्स एनर्जी बना नहीं पाएंगे ना, मेरे सेल्स एटीपी नहीं बना पाएंगे। क्या इतनी बात आपको समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर मेरे Yes, sir. सेल्स वहां पे, हाँ जी, अगर मेरे सेल्स वहां पे एटीपी नहीं बना पा रहे तो उन्हें तो कुछ और यूज करना पड़ेगा ना सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। ग्लूकोज तो मिल नहीं रहा उन्हें वहां पे। सो व्हाट द सेल्स विल डू, दे विल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन द फैट्स। दे विल स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन द फैट्स, और जब वो फैट्स को ब्रेक डाउन करना वहां पे चालू करेंगे तब आपको कीटोन बॉडीज मिलती है, तब आपको एक एसिड मिलता है, दैट्स व्हाई कीटोन बॉडीज आपको मिलेगी बनते हुए। इतना याद रखना, जब आप फैट को ब्रेक डाउन करो यू गेट द कीटोन बॉडीज, और ये कीटोन बॉडीज आपको मिलती है आपके यूरिन के अंदर। So as a doctor, when you see a ketone bodies in the urine sample, that is a clear cut indication कि इसकी बॉडी फैट को ब्रेक डाउन कर रही है अपनी एनर्जी बनाने के लिए, एंड दैट मीन्स कि इसके बॉडी सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा, which also means that the person is suffering with my diabetes. तो ये बात आपको यहाँ पे समझनी है, that यूरिन के अगर कीटोन बॉडीज या ग्लूकोज मिले then the person is suffering with my diabetes. क्या ये बात आप सब लोग यहाँ पे याद रख पाओगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये ध्यान रखना। हाँ बेटा बोलो, जल्दी बताओ, फटाफट बोलो, बताओ तनप्रीत बोलो सर ये जल्दी। मतलब थोड़ा सा रिपीट कर दो सर, वाईफाई बंद हो गया था। By the end of the class, after the class, I'll do that. ओके सर। So ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। There is one thing you have to know. So these are the things you have to remember in terms of your micturition. तो एक बार अपने एंड से बेस से पढ़ लेना, that's from the NCERT. ठीक है? So contraction of the smooth muscles and relaxation of the urethral sphincter. These are the two things which you will find happening in this. ठीक है, तो ये तो हम क्वेश्चन यहाँ पे लगा चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन हम लगा के देखते हैं यहाँ पे। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन ओवर हियर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द किडनी फंक्शन रेगुलेशन? में से कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है किडनी फंक्शन रेगुलेशन के हिसाब से? आराम से देखो, टेक योर टाइम एंड देन गिव मी अ करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन ही आपके सामने नीट एग्जाम में आएंगे, सो यू शुड बी एबल टू सॉल्व देम। फटाफट इन्हें सॉल्व करते हैं, देन वी कैन डायरेक्टली जंप ऑन टू माय डिसऑर्डर्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है किडनी फंक्शन के रिलेटेड? जैसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। हाँ जी मुस्कान, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे आंसर? बोलिए। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपको यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। एनीवन एल्स विद द आंसर? भैया बताइए पीयूष, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे आंसर? सर ए ऑप्शन। आपको यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अच्छा, और भी लोगों ने हैंड रेज किया है यहाँ पे। मुस्कान कुमारी, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे आंसर? सर मोनिका, सी ऑप्शन। सी लग रहा है आपको यहाँ पे। चलो ऑप्शन सी को हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या है इसका आंसर। चलो हम स्टार्ट करते हैं, हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं कि ये कहानी यहाँ पे क्या है, सही या गलत है। ऑप्शन डी मेरे यहाँ पे क्या कह रहा है, ड्यूरिंग समर मंथ व्हेन अ बॉडी लूजेस अ लॉट ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन द रिलीज ऑफ एडीएच इज सप्रेस। सप्रेस मतलब कम हो जाना। अब एक बात बताओ, अगर गर्मी का महीना है, अगर आप वैसा भी आपका पसीने से पानी छूट रहा है, तो क्या आपका एडीएच ज्यादा आएगा या कम आएगा आपके बॉडी के अंदर? ज्यादा आएगा। ज्यादा आएगा, सिंपल सी बात है, ज्यादा आएगा। पानी को कंजर्व करना है ना, सो यू विल हैव मोर अमाउंट ऑफ एडीएच इन द ब्लड, एंड दैट इज व्हाई अगर आपका पानी का गर्मी का महीना है देन आपका एडीएच आपको ब्लड में ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उसका काम होता है पानी को कंजर्व करना, और अभी आप पानी खो रहे हो। सो ये स्टेटमेंट तो मेरा यहाँ पे हो गया गलत। एडीएच सप्रेस नहीं होगा बल्कि इंक्रीज होगा वहां पे, ठीक है। तो ये तो मेरा यहाँ पे गलत हो गया। देन स्टेटमेंट सी हम यहाँ पे देखते हैं, एंड इंक्रीज इन द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। इंक्रीज इन द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो मतलब अगर मेरा जीएफआर का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करता है, अगर मेरा ग्लोमेरुलर फ्लो यहाँ पे बढ़ रहा है, दैट मींस मैं कह सकता हूँ कि मेरे यहाँ पे जीएफआर भी बढ़ेगा। सो इंक्रीज इन द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ माय एंजियोटेंसिन 2। अब एक बात बताओ, अगर आपका ब्लड फ्लो ज्यादा बढ़ रहा है, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है, तो क्या एंजियोटेंसिन को आने की जरूरत है यहाँ पे? No, sir. नहीं है जरूरत। सो दैट इज व्हाई ये स्टेटमेंट भी मेरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। एंड इंक्रीज इन द ग्लोमेरुलर फ्लो स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, ये बात भी आपके यहाँ पे गलत हो गई। अगर आपका ग्लोमेरुलर फ्लो बढ़ रहा है तो इसको थोड़ी आने की यहाँ पे जरूरत है, इसकी जगह एएनएफ आना चाहिए था, बट इसको तो आने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। सो दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर स्टिमुलेट्स एडीएच रिलीज। अगर आपको ठंडी वाले एरिया में मैं जाके रख दूं तो आपकी बॉडी में एडीएच ज्यादा आने लगेगा। क्या ये बात सही है गलत है? गलत है जी, गलत है। ऐसा नहीं होता। अगर आपको मैं ठंडी वाले एरिया में रख दूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडीएच ज्यादा आएगा, बल्कि कम आएगा, बिकॉज ठंड में कौन सा आपका वाटर लॉस वैसे भी हो रहा है बॉडी में से, ठीक है। एंड देन यू हैव अ स्टेटमेंट नंबर 1,
When someone drinks lot of water, ADH release is suppressed. ये बात आपकी सही है. अगर मैं बहुत ज्यादा पानी पी रहा हूं ना, तो मेरा बॉडी में ADH ज्यादा नहीं आएगा, वो कम आएगा. सो माई ADH रिलीज जो मेरे यहाँ पे होगा वो यहाँ पे सप्रेस कर दिया जाएगा, बिकॉज आई एम ड्रिंकिंग वे टू मच अमाउंट ऑफ वाटर. तो इसलिए स्टेटमेंट 1 मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. दिस ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर. क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. कौन नो बोला? बताओ अभिषेक, क्या नहीं समझा इसके अंदर, बताओ जल्दी बताओ. नहीं सर, यस सर बोला सर. सर बोला, ठीक है. किसी को नहीं आया तो बता दो, ऐसा नहीं कि हाँ. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो. आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड एक बार फिर कि आप ज्यादा करके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो आप स्टेटमेंट भी समझ जाएंगे और आपको पता भी चलेगा कि किसका मतलब वहां पे क्या बन रहा है. ठीक है. नाउ अभी बताऊं मुझे यहाँ पे, इफ द हेनलीस लूप वर एब्सेंट फ्रॉम द मेम्ब्रेन नेफ्रॉन, अगर मेम्ब्रेन नेफ्रॉन से अगर हेनलीस लूप एब्सेंट होता, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी एक्सपेक्टेड. निकाल दो. इमेजिन करो कि हेनलीस लूप है ही नहीं वहां पे, तो इनमें से कौन सी चीज आपके हिसाब से यहाँ पे आपकी सही स्टेटमेंट आपके यहाँ पे बन जाती. सो अक्षरा, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? बताइए. D option. बैटमैन वाला बी कह रहे हो? Delhi वाला D. एल वाला डी कह रहे हो आप यहाँ पे. पीयूष, आपको क्या लग रहा है? सर डी. मुस्कान कुमारी बोलिए. अच्छा मुस्कान आप बताइए तब तक, बोलिए. Sir, option D. एंड काजल, आपको? Option D, sir. राइट. तो ऑप्शन डी अगर मुझे आप यहाँ पे बता रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर ओवर हियर. कि अगर आपका यहाँ पे हेनलीस लूप अगर हम निकाल ले, तो हेनलीस लूप था तो हमारा वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा था. अगर मैंने हेनलीस लूप निकाल दिया तो मेरा यूरिन यहाँ पे बनेगा डाइल्यूट, बिकॉज यूरिन विल हैव अ मोर अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि जो वाटर एब्जॉर्ब होना चाहिए था वो यहाँ पे हो नहीं रहा. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी बिकम्स माय करेक्ट आंसर. अगर आप ऐसे क्वेश्चन सोच के अगर आप कर पा रहे हो, दैट इज अ गुड इंडिकेटर कि आपको चीजें समझ आ रही है. ठीक है, ये हम देख चुके हैं यहाँ पे. नाउ ये वाला टॉपिक आप खुद से पढ़ोगे. Role of other organisms in excretion, that's a small paragraph, you have to read it from your side. Let's talk about the disorders. पहला disorder uremia. Uremia मतलब when you have a high concentration of urea in the blood. भूलना मत यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, high concentration of urea in the blood, यूरिन नहीं, ब्लड के अंदर. अब आप थोड़ा सोचो. now think as a doctor over here and think कि अगर आपके सामने कोई केस आता है और अगर केस के अंदर आपको दिख रहा है that you have a high amount of urea, अगर उसके अंदर आपका यूरिया का अमाउंट उसके ब्लड में काफी ज्यादा है. अब यूरिया का अमाउंट ब्लड में ज्यादा होना इज नॉट समथिंग हमें मिलता है जनरली. क्यों नहीं मिलता? बिकॉज सारा यूरिया हमारा किडनी के थ्रू हमारे बॉडी के बाहर निकल जाता है. बट अगर किसी के बॉडी के अंदर यूरिया का अमाउंट ज्यादा है, तो इससे आप कह सकते हो दैट अ पर्सन माइट हैव अ किडनी फेलियर. आप कह सकते हो लाइक एक आपका हाइपोथेसिस यहाँ पे ये हो सकता है दैट देयर माइट बी अ केस ऑफ अ किडनी फेलियर. देयर माइट बी अ केस ऑफ अ किडनी फेलियर. सो किडनी फेलियर का यहाँ पे आपका केस हो सकता है, या फिर आपका केस हो सकता है दैट यू हैव अ केस ऑफ योर फेलियर ऑफ योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज नॉट हैपनिंग. सो माल फंक्शनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर और माल फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस. तो इसी तरीके से इधर आपका ग्लोमेरुलस वहां पे काम नहीं कर रहा, जो हो सकता है अगर कोई इन्फेक्शन हो तो, या फिर आपकी किडनी का फेलियर वहां पे हो चुका है. अगर आपका किडनी का फेलियर हो चुका है देन आपकी किडनी काम नहीं कर रही. अगर आपकी किडनी काम नहीं कर रही तो सिंपल सी बात है, जो यूरिया किडनी के थ्रू बॉडी के बाहर निकलना चाहिए था वो यूरिया आपके ब्लड में वहां पे आपको ज्यादा मिलेगा. और याद रखना, अगर यूरिया ज्यादा हुआ दैट इज हार्मफुल फॉर योर बॉडी, बिकॉज इन दैट केस इट विल अफेक्ट योर नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवे. आपके बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर कोई मेटाबॉलिक पाथवे चल रहा है, उसको जाके यूरिया हैम्पर करेगा. एंड दैट इज वाई याद रखना, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे यूरेमिया. एंड यूरेमिया इज अ इंडिकेटर कि कुछ तो है, कुछ तो दिक्कत है वहां पे पेशेंट के साथ. इधर यू हैव अ किडनी फेलियर और यू हैव अ माल फंक्शनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलस. कुछ तो वहां पे आपको वहां पे दिक्कत आ रहा है. ठीक है. नाउ सेकंड थिंग इज माय रेनल कैल्कुली. सेकंड मेरा डिसऑर्डर यहाँ पे जो है दैट्स माय रेनल कैल्कुली. इसको हम सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे कह सकते हैं एज अ किडनी स्टोन. इसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ किडनी स्टोन. हिमाचल में बड़ा फेमस है ये. फेमस इन द सेंस इट्स वेरी कॉमन इन हिमाचल जनरली दैट you generally get to see people suffering with kidney stone. And why that happens? Because they drink a water which has a high amount of minerals over there. ठीक है, it's very common thing. अब किडनी स्टोन जो आपके यहाँ पे होता है, इससे हमें होता क्या जनरली, आपके ब्लैडर के अंदर या किडनी के अंदर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ स्टोन. अब ये जो स्टोन आपका यहाँ पे बनेगा, जो स्टोन फॉर्मेशन आपका यहाँ पे होगा, दैट स्टोन फॉर्मेशन इधर यू विल फाइंड इन द किडनी के अंदर बनते हुए आपको यहाँ मिल जाएगा, राइट? और यू कैन फाइंड इट फॉर्मिंग इन द यूरेटर,
यूरेटर में बनते हुए आपको मिल सकता है, और यू कैन फाइंड दिस गेटिंग फॉर्म इन द ब्लैडर। ठीक है, और जब भी किसी को किडनी स्टोन का कंसर्न आता है, सो इट इज गोइंग टू बी एक्सक्रूशिएटिंगली पेनफुल। किसी को अगर किडनी स्टोन का इशू रहता है, और या किसी कभी अगर आप में से किसी ने ये ऑब्जर्व किया हो, किसी को किडनी स्टोन का अगर इशू है, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, देन द पेन इज गोइंग टू बी ऑफ अ डिफरेंट लेवल। अलग ही लेवल का पेन होता है वो, राइट? सो इट्स गोइंग टू बी हाईली पेनफुल। सो ये बात ध्यान रखना, इट्स गोइंग टू बी हाईली पेनफुल। क्या कभी आपने किसी को देखा है विद द पर्सन सफरिंग किडनी स्टोन? किसी ने ऑब्जर्व किया है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. राइट, वो अलग ही जोन का पेन रहता है यहाँ पे। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बी क्वाइट पेनफुल ओवर देयर, राइट? अब ये किडनी स्टोन यहाँ पे बनाए जाते हैं, दे आर फॉर्म्ड ऑफ माय ऑक्सलेट सॉल्ट्स। सो दिस ऑक्सलेट सॉल्ट फॉर्मेशन विल लीड टू अ किडनी स्टोन फॉर्मेशन। ये ऑक्सलेट्स के सॉल्ट्स जो होते हैं, इनकी वजह से आपका स्टोन बनता है। अब सवाल यहाँ पे आता है कि ऑक्सलेट सॉल्ट्स मुझे कहाँ से मिल सकते हैं? सो ये ऑक्सलेट सॉल्ट जनरली आपको मिल सकते हैं इफ यू आर कंज्यूमिंग हाई अमाउंट ऑफ योर टोमेटो। टोमेटो अगर आप खा रहे हो, सो टोमेटो से ये ऑक्सलेट सॉल्ट्स आपके बॉडी में आपके इकट्ठा हो सकते हैं। और आई कुड से इवन बिकॉज ऑफ द बीटरूट। बीटरूट का अगर आप प्लांट अगर आप ज्यादा खाते हो, देन उससे भी आपके ऑक्सलेट सॉल्ट्स उसमें ज्यादा होते हैं, उसके अंदर उनका कंपाउंड अमाउंट ज्यादा होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट किडनी स्टोन बनने के आपके चांसेस वहां पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स फॉर्मेशन हैपेंस विद इन द ब्लैडर और यूरेटर और आल्सो इन द किडनी एज वेल। एंड जनरली होता क्या है, उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर साइज काफी छोटा है तो आपका यूरिन के साथ बाईपास हो जाएगा। अगर साइज बड़ा है, देन वन माइट हैव टू गो फॉर अ सर्जरी। ओके, तो ये है मैंने यहाँ पे किडनी स्टोन फॉर्मेशन। बेसिकली आपके सामने जो सवाल आएगा नीट के अंदर, सो व्हाट कंपाउंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉल्ट? सो ऑक्सलेट सॉल्ट्स, ऑक्सलेट्स ये टर्म याद रखना, ऑक्सलेट सॉल्ट फॉर्मेशन इज द रीजन जिससे आप यहाँ पे किडनी स्टोन आपके यहाँ पे बनेगा, राइट? ट्रीटमेंट आपके डिपेंड करता है कि साइज क्या है। इधर यू गो कैन गो फॉर अ सर्जरी, और यू कैन take some water and it will pass through the body. That is my renal calculi. Then you have a renal failure. नाम से समझ आ रहा है आपको यहाँ पे कि मेरी किडनी काम नहीं कर रही यहाँ पे। The kidney is not functioning and that is called as my renal failure. So decrease or cessation of your glomerular filtration. तो आपका यहाँ पे glomerular filtration आपका यहाँ पे हो नहीं रहा। सिंपल सी बात है बेटा, अगर किसी को renal failure है, then उसके बॉडी के अंदर आपको यूरिया का अमाउंट ज्यादा मिलेगा। So you'll have a high amount of urea in the ब्लड। सारा कोरिलेशन में यहाँ पे काम करता है। ठीक है, सो एक्यूट रेनल फेलियर मींस व्हाट? बोथ किडनीज स्टॉप वर्किंग एंड डेली यूरिन आउटपुट जो आपका यहाँ पे इट इज लेस देन 250 ml। आपका जो डेली यूरिन आउटपुट आपका यहाँ पे आ रहा है वो आपका 250 ml से कम हो चुका है, विच इज वेरी लेस, जो आपका बहुत कम है। ठीक है, कई बार तो आपका यूरिन आउटपुट आपका इतना कम हो जाता है, इट इज गोइंग टू बी लेस देन 50 ml। सो कई बार यू कैन हैव अ कंडीशन, आपकी सीवियर कंडीशन में क्या होता है, दैट यू हैव लेस देन 50 ml आपका यूरिन आउटपुट आपके यहाँ पे होगा। सो यू हैव अ लेस देन 50 ml यूरिन आउटपुट अगर आपके यहाँ पे होता है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एन्यूरिया। इस कंडीशन को हम यहाँ पे बोलते हैं एज एन्यूरिया। एन्यूरिया, ये तो और भी सीवियर हो गया, राइट? ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ सकता है एज अ पर्सन, एज अ डॉक्टर? आप क्या रिकमेंड करते हो? यू गो फॉर अ डायलिसिस। आप हीमोडायलिसिस यहाँ पे डॉक्टर पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हो। द पेशेंट कैन अंडरगो हीमोडायलिसिस। और जब मैं कह रहा हूँ कि पेशेंट यहाँ पे कर रहा है आपका हीमोडायलिसिस, दैट मीन्स व्हाट? कि यहाँ पे आप बेसिकली अपने बॉडी में से ब्लड को बाहर निकाल रहे हो एंड यू आर फिल्टरिंग द ब्लड। जो काम किडनी को करना चाहिए था, वो काम अब आपकी आर्टिफिशियल किडनी यहाँ पे कर रही है। दैट इज माय हीमोडायलिसिस। याद रखना, कई बार हीमोडायलिसिस वहां पे लिखा हुआ नहीं होगा, दे मस्ट हैव मेंशन्ड समथिंग लाइक माय आर्टिफिशियल किडनी। सो आर्टिफिशियल किडनी वहां पे मेंशन किया होगा, तो उसका मतलब वही होता है हीमोडायलिसिस। अब सवाल यहाँ पे आता है कि ऐसा होता क्यों है, व्हाई यू हैव अ रेनल फेलियर? तो कई सारे रीजन हो सकते हैं। यू हैव अ लो ब्लड वॉल्यूम, अगर ब्लड वॉल्यूम कम है तो आपका रेनल फेलियर आपका हो सकता है। डैमेज रेनल ट्यूब्यूल्स, अगर आपके रेनल ट्यूब्यूल डैमेज है तो उससे आपका हो सकता है कि आपके पीसीटी जीसीटी अगर आपके ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, देन यू कैन हैव दिस फेलियर। एंटीबायोटिक्स कई बार आपका प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, रेनल फेलियर कॉज कर सकते हैं। यू कैन हैव अ कंडीशन इन्फेक्शन, ये भी याद रखना, अगर किसी को इन्फेक्शन होता है ना, आई विल मेंशन ओवर हियर, अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उससे भी आपका रेनल फेलियर आपका यहाँ पे हो सकता है। सो यू कैन हैव अ इन्फेक्शन ओवर हियर एज वेल, व्हिच कैन लीड टू रेनल फेलियर। सो बहुत सारे रीजन आपके होते हैं, आपको इतने रीजन आपके यहाँ पे आ गए, लो ब्लड वॉल्यूम, डैमेज रेनल ट्यूब्यूल्स, ड्रग्स, एंटीबायोटिक ड्रग्स एंड इन्फेक्शन, दे कैन ऑल कॉज द रेनल फेलियर।
ठीक है। अब डाइट इज अ हाई प्रोटीन कंटेंट, हाई प्रोटीन कंटेंट, दिस इज नॉट समथिंग विच विल कम ओवर हियर, सॉरी। हाई प्रोटीन कंटेंट डाइट से आपका रेनल कैलकुली बन सकता है, बट नॉट दिस। बट इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो, दैट इज माय रेनल फेलियर। और याद रखना यूरिन आउटपुट आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपके यहाँ पे कम। ठीक है। नाउ नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस आपके यहाँ पे क्या होता है, लेट्स सी दैट व्हाट इज माय नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस का मतलब आपका यहाँ पे होता है आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ माय नेफ्रॉन। दिस सिंपली मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ माय किडनी ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। इसको मैं इवन कह सकता हूं स्पेसिफिकली दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ माय नेफ्रॉन, इन्फ्लेमेशन ऑफ योर नेफ्रॉन। अब सवाल ये आता है कि मेरा इन्फ्लेमेशन यहाँ पे हुआ क्यों, क्या रीजन है मेरे यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने का। इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। सो कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है आपको यहाँ पे, मेनी बैक्टीरियाज आर इन्वॉल्व इन दिस। सो कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको यहाँ पे हो सकता है, या कोई प्रोटोजो आपके अगर बॉडी में आ जाता है तो ये आपका हो सकता है। सो याद रखना नेफ्राइटिस इज नथिंग बट माय इन्फ्लेमेशन ऑफ माय नेफ्रॉन, और ये आपका होगा बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया हो सकता है, या कई बार आपका इवन यू कैन फाइंड सम प्रोटोजोन कैन आल्सो कॉज दैट, प्रोटोजोन से भी आपका हो सकता है। और ये दोनों कंडीशन आपकी ट्रीटेबल है, मतलब अगर ऐसा होता भी है देन इसको आप ट्रीट कर सकते हो। ठीक है। सो दैट इज माय नेफ्राइटिस। अगर नेफ्राइटिस हुआ तो अगेन आपका फिल्ट्रेशन आपका यहाँ पे कम हो जाएगा, आपका यूरिन आउटपुट आपके यहाँ पे कम हो जाएगा। सो दैट इज समथिंग ऑल्सो वन शुड बी टेकिंग केयर ऑफ। तो इसका भी ट्रीटमेंट कराना यहाँ पे जरूरी होता है। सो एंड देन यू हैव समथिंग लाइक योर डायबिटीज इंसिपिडस। ये मेरा यहाँ पे आ गया नेक्स्ट डिसऑर्डर। अब इसमें आपको क्या होते हुए मिलेगा, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। एक मैं टर्म आपको बता रहा हूं, उसको थोड़ा आप ध्यान से यहाँ पे समझो। हमने यहाँ पे पढ़ा था एक टर्म दैट इज माय एंटी डायूरेटिक हार्मोन, राइट, दैट इज समथिंग वी हैव सीन। डायूरेटिक, डी स्टैंड में डायूरेटिक। एक और आपके यहाँ पे टर्म होता है जिसको मैं कहता हूँ यहाँ पे एज अ व्हाट इज माय डायूरेसिस, व्हाट इज माय डायूरेसिस। और मैं कहता हूँ यहाँ पे कुछ और टर्म यहाँ पे व्हाट इज माय डायूरेटिक, व्हाट इज माय डायूरेटिक। तो जब मैं कह रहा हूं दैट एक कंपाउंड है वो डायूरेटिक है, या मैं कहूंगा कि मेरी जो कॉफी है वो मेरी डायूरेटिक है, दैट मींस व्हाट, कि अगर मैं ज्यादा कॉफी पीऊंगा तो मेरा यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होगा। तो डायूरेटिक मतलब अगर कोई मैं चीज कंज्यूम कर रहा हूं जिससे मेरा यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होगा, या डायूरेसिस का मतलब यहाँ पे होता है टू हैव अ मोर अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। सो डायूरेटिक मींस टू हैव अ मोर यूरिन फॉर्मेशन, टू हैव अ मोर यूरिन फॉर्मेशन, टू फॉर्म अमाउंट ऑफ यूरिन। अब सिंपल सी बात है बेटा, अगर मैं अपनी ब्लैक कॉफी पी रहा हूं, अगर मेरी ब्लैक कॉफी पीने से अगर मेरा यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो मेरा वाटर लॉस भी बढ़ेगा। आई होप आप ये समझ पा रहे हो। अगर मेरी कॉफी डायूरेटिक है दैट मींस आई विल हैव मोर अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अगर मेरा यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होगा दैट आल्सो मींस दैट आई विल लूज मोर वाटर, सो मोर वाटर विल बी लॉस्ट। अब मुझे तो इस चीज की कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि मैं वैसे भी घर पे रह रहा हूँ और मैं घर पे पानी पी सकता हूँ। सो मोर वाटर लॉस कैन बी सीन ओवर देयर। पहले तो ये लॉजिक आप समझो कि डायूरेटिक का मतलब होता है अ कंपाउंड व्हिच इज गोइंग टू लीड टू मोर यूरिन फॉर्मेशन, जिसकी वजह से ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन आपके यहाँ पे होगा। ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन दैट मींस मोर वाटर लॉस विल बी सीन हैपनिंग ओवर देयर। अब आप समझ पाओगे कि मेरे वैसोप्रेसिन को हम यहाँ पे क्यों बोलते हैं एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, क्योंकि इस हार्मोन की वजह से आपका ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन आपके यहाँ पे नहीं हो रहा। आप बेसिकली यहाँ पे आप पानी को कंजर्व कर रहे हो। सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कि मेरे एडीएच को ये नाम क्यों मिला है। जो वैसोप्रेसिन जो मेरे यहाँ पे एक और नाम है इसका, वैसोप्रेसिन को हम यहाँ पे एडीएच यहाँ पे क्यों कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, बिकॉज इसकी वजह से लेस अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज बीन सीन हैपनिंग ओवर देयर। क्या इतनी बात पहले आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes, yes. sir. तो डायूरेसिस मतलब यहाँ पे समझा, अगर मैं कोई कंपाउंड पी रहा हूँ या खा रहा हूँ, अगर मैं कहता हूँ ना कि देखो मुस्कान दिस इज गोइंग टू बी डायूरेटिक, दैट मींस अगर ये आपने कंज्यूम किया तो आपका यूरिन आउटपुट आपका बढ़ेगा। और कॉफी एक बढ़िया एग्जांपल है विच गोइंग टू बी डायूरेटिक, जिससे आपका यूरिन आउटपुट आपका बढ़ता है। ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, यू हैव अ डायबिटीज इंसिपिडस। इस कंडीशन में क्या होता है, यू हैव अ लैक ऑफ एडीएच। इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, यू विल हैव अ लैक ऑफ, दिस गोइंग टू बी अ लैक ऑफ एडीएच। अगर आपके ब्लड के अंदर यू हैव अ लैक ऑफ एडीएच, अगर आपके ब्लड के अंदर आपके एडीएच की यहाँ पे कमी है, देन इससे क्या होगा, इसके वजह से आपका होगा क्या, दैट यू विल हैव मोर अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। समझो अगर आपका एडीएच आ ही नहीं रहा तो सिंपल सी बात है आपका यूरिन आउटपुट आपका बढ़ जाएगा। इफ यू हैव नो एडीएच देन व्हाट विल हैपन, यू विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट, यू विल हैव अ मोर यूरिन आउटपुट।
तो अगर मेरा यूरिन आउटपुट अगर मेरे यहाँ पे ज्यादा होगा तो सिंपल सी बात है वाटर लॉस भी तो ज्यादा होगा मेरे यहाँ पे। अगर मेरा वाटर लॉस ज्यादा होगा तो कितना ज्यादा होगा, तो याद रखना अगर आपकी बॉडी में एडीएच नहीं आ रहा देन यू आर सफरिंग विद द डायबिटीज इंसिपिडस। दैट मीन्स व्हाट कि यू विल क्रिएट अ डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन आपके यहाँ पे, क्योंकि पानी का तो एब्जॉर्प्शन होने नहीं वाला ना तो यहाँ पे, और उससे क्या होगा, इट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एडीएच। आपको हमेशा प्यास लगेगी, यू विल ऑलवेज फील थर्स्टी, और आपका जो वाटर लॉस यहाँ पे हो रहा है बॉडी के, या फिर आपका जो यूरिन का जो लॉस हो रहा है, जो आप यूरिन पास करोगे दैट इज अराउंड 14 लीटर्स पर डे। इतना अमाउंट ऑफ यूरिन आपने यहाँ पे पास करना है, विच इज अ बिग अमाउंट। तो याद रखना अगर एडीएच ना हो देन यू हैव अ लैक ऑफ दैट, देन कंडीशन इज कॉल्ड एज माय डायबिटीज इंसिपिडस, और इस कंडीशन में आपका बहुत ज्यादा यूरिन का आप यहाँ पे लूज करोगे, यू विल बाईपास हाई अमाउंट ऑफ यूरिन। देखो आप यहाँ पे 14 लीटर, दैट्स अ बिग अमाउंट। कहाँ 1 to 1.5 लीटर, कहाँ पे आपका 14 लीटर। सो ये बात भी आपको याद रखनी है। सो दिस इज समथिंग शुड बी रिलेटेड टू यू, दिस इज समथिंग यू शुड बी एबल टू रिलेट टू दिस, ठीक है। सो अगर किसी को ये कंडीशन है देन डाइल्यूट यूरिन बनेगी, पानी जाएगा और पर्सन को कॉन्स्टेंटली थर्स्टी फील होगा। दिस इज माय डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये भी हमने आप देख लिया। ग्लाइकोसियूरिया सिंपल है, हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। अगर ये कंडीशन आपको दिख रही है दैट मींस द पर्सन इज सफरिंग विद माय डायबिटीज मिलेटस। ये मैंने एक्सप्लेन नहीं करना, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पे। अगर आपको जैसे आपका ग्लाइकोसियूरिया है, यू कैन आल्सो हैव अ कीटोसियूरिया। अगर किसी को कीटोयूरिया है दैट आल्सो मींस कि उससे वहां पे डायबिटीज का ही केस है वो। अगर आपके सामने पेशेंट आता है विद द कीटोन बॉडीज इन द यूरिन, दैट इज द केस ऑफ माय डायबिटीज इटसेल्फ, क्योंकि आपको मालूम है कि कीटोन बॉडीज आपकी क्यों होती है। पता है ना आपको कि कीटोन बॉडीज आपको क्यों मिलती है ब्लड के अंदर, यूरिन में। Yes, sir. यस सर। ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद। एंड दिस इज माय हीमोडायलिसिस का टेक्निक। तो आपकी किडनी डैमेज कितना हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि डॉक्टर आपको रेकमेंड करेगा कि आपको कितने बार ये कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक फ्लूइड मिलेगा, दैट्स माय डायलिसिंग फ्लूइड, और यहाँ पे जो ट्यूब है दैट इज माय सेलोफेन ट्यूब। इसको, इस ट्यूब को हम बोलते हैं एज अ सेलोफेन ट्यूब, वी कॉल देम एज अ सेलोफेन ट्यूब। इसमें आपने करना कुछ नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है आपका। यहाँ पे आप ब्लड को निकालो जिसके अंदर आपका बहुत ज्यादा यूरिया है, रेफरी टॉक्सिक कंटेंट है, उस ब्लड को आप ले आओ इस चेंबर के अंदर जिसे हम कहते हैं यहाँ पे डायलिजर। और डायलिजर में आपका यहाँ पे एक फ्लूइड होगा दैट इज कॉल्ड एज माय डायलिजिंग फ्लूइड। इसमें जो आपको फ्लूइड यहाँ पे मिलता है दैट फ्लूइड इज ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय डायलिजिंग फ्लूइड। जैसे ही आपका ब्लड यहाँ पे आता है तो ब्लड में से आपका यूरिया और सारा जो टॉक्सिक वेस्ट है वो आपका निकलना यहाँ पे लगेगा। सो ब्लड में से आपका टॉक्सिक वेस्ट आपका यहाँ पे निकलना चालू हो जाएगा। और अगर ये चीज अगर आपको यहाँ पे होते हुए मिल रही है तो उसके बाद क्या होगा, आप उसी ब्लड को वापस ले आओगे अपने बॉडी के अंदर। सो वंस यू रिमूव द ऑल द टॉक्सिक वेस्ट you will find the blood, fresh blood, clean blood will be brought back into the circulation. ये प्रोसेस टाइम लेता है, 3 से 4 घंटे लेता है जब आप ये कराने के लिए जाते हो। कितने बार कराना है आपके महीने में, हफ्ते में, वो सब डिपेंड करता है कि आपका केस क्या है। सो दैट इज माय आर्टिफिशियल किडनी, या इसे हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ माय हीमोडायलिसिस। अब एक और बात आप यहाँ पे समझो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ यहाँ पे। अगर आपकी किडनी काम नहीं कर रही, अगर आई एम सफरिंग विद रेनल फेलियर, तो याद रखना दैट विल आल्सो अफेक्ट माय आरबीसी फॉर्मेशन। कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है ऐसा क्यों होगा? अगर मुझे रेनल फेलियर है तो मेरा आरबीसी फॉर्मेशन भी मेरे यहाँ पे सफर करेगा। कैन यू टेल मी व्हाई? अगर मेरी किडनी काम नहीं कर रही, इफ आई हैव अ केस ऑफ रेनल फेलियर, बेटा यहाँ पे तो आता है वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग वाली बात। बताओ, इफ आई एम सफरिंग विद रेनल फेलियर then I will have a concern with my RBC formation. So I will have a concern with RBC formation. ऐसा क्यों? सर एरिथ्रोपोइटिन नहीं आएगा। राइट, बहुत बढ़िया। सो आई विल हैव अ कंसर्न विद द आरबीसी फॉर्मेशन। बहुत बढ़िया, जिसने भी आंसर दिया था वेरी गुड। सो मेरा आरबीसी फॉर्मेशन को लेके मेरे यहाँ पे कंसर्न रहेगा, और ये मेरा कंसर्न यहाँ पे इसलिए है बिकॉज मेरे यहाँ पे एरिथ्रोपोइटिन आएगा नहीं। सिंपल सी बात बेटा, अगर आपका किडनी फेलियर है आपका यहाँ पे, देन इसका फंक्शन तो वैसे बिगड़ा हुआ है। यू विल हैव अ लैक ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, यू विल हैव अ लैक ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। याद है ना, ये हमने पढ़ा था एरिथ्रोपोइटिन वाली कहानी, नहीं याद आ रही? यस सर। यस याद आ रही है, ठीक है। तो अगर आपके एरिथ्रोपोइटिन आपके बॉडी में कम आ रहा है देन सिंपल सी बात है बेटा, इट विल हैव अ इंपैक्ट ऑन द आरबीसी फॉर्मेशन। आरबीसी फॉर्मेशन आपके यहाँ पे अफेक्ट होगा, ठीक है। इट ऑल्सो अफेक्ट द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को भी अफेक्ट करता है, बिकॉज किडनीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। लेकिन ये
अभी ये आप सीखते नहीं, बिकॉज आपका एक चैप्टर निकल चुका है ना डाइजेशन वाला, so इसलिए आप उसे डिटेल में समझते नहीं हो। बट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की जब हम वहाँ पे थोड़ा बहुत बात करते थे, या वी टॉक अबाउट दिस इन टू एन एक्सटेंट इन लास्ट चैप्टर एज वेल, बट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में आपका किडनी आपका रोल प्ले करता है, दैट आल्सो प्लेज अ रोल, तो उसमें भी आपका प्रॉब्लम आता है। इवन इन दैट यू विल हैव सम इश्यूज ओवर देयर, ठीक है। चलो यहाँ तक हम इस चीज को समझते हैं। सो दिस इज वेयर योर चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड। अब चैप्टर तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, लेकिन कंप्लीट वो तभी होगा रियल सेंस में जब आप क्वेश्चन लगाओगे। बिना क्वेश्चन सॉल्व करे ये चैप्टर के ऊपर ग्रिप नहीं बन सकती, और चैप्टर के अंदर क्वेश्चन भी आपको लाइक अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अब जैसे कि आपका यहाँ पे सवाल है, सो दिस सवाल इज क्वाइट सिंपल ओवर देयर। यू हैव अ गाउट, यू हैव अ ग्लाइकोसूरिया, रेनल कैल्कुली एंड ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। आपको जैसे आपका रेनल, चलो सॉल्व करो, चलो आप लोग ही सॉल्व करो, खुद से कर सकते हो आपसे। जैसे आपको रेनल कैल्कुली आपको लिखा दैट्स माय किडनी स्टोन, ग्लाइकोसूरिया आप जानते हो क्या होता है यहाँ पे, गाउट आपको नहीं मालूम, जाने दो ना, बाकी सब तो आपको मालूम है यहाँ पे। सो बताइए अपूर्वा, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? तो डी ऑप्शन, दिल्ली वाला। डी आपको यहाँ पे लग रहा है। मुस्कान कुमारी क्या लग रहा है आपको? सर डी। डी लग रहा है आपको भी? विल टेक वन मोर आंसर ओवर हियर। बताइए अंशिका, अंशु। सर डी। सो रेनल कैल्कुली के बारे में यहाँ पे जो लिखा हुआ है, सो यू कैन क्लियरली से इट इज अ सी के साथ मेरा पे 2 आएगा, मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट विद इन द किडनी। अगर आपको ये देखने के लिए दैट्स अ कंडीशन ऑफ रेनल कैल्कुली, और वो डी के अंदर ही आपका C2 या आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आई होप सबने यहाँ पे सही से मैच कर लिया होगा। ग्लाइकोसूरिया इज समथिंग इज गोइंग टू बी कमिंग विद द ग्लूकोज ओवर हियर, एंड ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस का मतलब यहाँ पे होता है दैट्स माय इन्फ्लेमेशन ऑफ माय ग्लोमेरुलर। सो मिल गया आपको यहाँ पे। बी आपका फिर जो रहेगा वो आपका बी होगा यहाँ पे। ये आपका आता है लोकेशन मूवमेंट में से, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी। अ कंडीशन ऑफ फेलियर ऑफ किडनी टू फॉर्म द यूरिन। अगर यूरिन के अंदर अगर आपका किडनी यूरिन नहीं बना पा रहा, या मैंने आपको एक कंडीशन बोला था, इफ यू हैव अ लेस देन 50 ml, इफ यू हैव अ लेस देन, अनम्यूट करके वैसे आंसर बोल दो, व्हेन यू हैव अ लेस देन, अनूरिया। राइट, यूरिया। दैट विल बी योर राइट, सो दैट विल बी योर ऑप्शन ए ओवर हियर। बहुत सही, बहुत बढ़िया। बहुत कम यूरिन आपके यहाँ पे बन रहा है। प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन द यूरिन। अब याद रखना कि कई बार क्या होता है कि यूरिन के अंदर आपको आरबीसी मिल सकता है, अगर कोई अंदर डैमेज हुआ हो तो, कोई इन्फेक्शन हुआ हो तो आपको मिल सकता है। इसको हम बोलते हैं यहाँ पर हेमेटोयूरिया। दिस कंडीशन ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय हेमेटोयूरिया, राइट। चलो कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे। ये वाले क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। किसका बेटा माइक ऑन है? ये तो है जिसका माइक यहाँ पे ऑन है, कौन है? हाँ। प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस। इनमें से कौन सी कंडीशन को आप देख के कह सकते हो कि अच्छा इस पर्सन को तो आपका डायबिटीज है? अगर मैं होता तो मैं तो ऑप्शन सी करता, लेकिन आपकी चॉइस से आप जो करना चाहो, या आप मुझे फॉलो करो कंसिडरिंग कि मैं ज्यादा जानता हूँ। ऑलराइट, ठीक है। बताइए मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन ए। मोनिका, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? ऑप्शन ए। काजल? ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। और काजल बताओगे मुझे कीटोन बॉडीज क्यों मिलती है मुझे यूरिन के अंदर? यही तो बात है आप लोगों के साथ। बताइए प्रियांशी, क्यों मिलती है आपको कीटोन बॉडीज यूरिन के अंदर? अरे 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 अरे, बताइए जानवी, व्हाई डू आई गेट कीटोन बॉडीज इन द यूरिन? सर अगर ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं होगा मतलब सेल्स में, तो वहाँ पे ना फैट का ब्रेक डाउन होगा, तो उससे कीटोन बॉडीज निकलती है। राइट, फैट का ब्रेकडाउन वहां पे होगा, उससे कीटोन बॉडीज आपके मिलेगी। तो हर एक चीज मालूम होनी चाहिए, याद रखना, यू शुड हैव इन्फॉर्मेशन एंड टू एंड, कि कीटोन यूरिया में आपकी कीटोन बॉडीज आपको मिली और कीटोन बॉडीज बन क्यों रही है। तो दैट इज समथिंग आल्सो शुड बी क्लियर टू यू, ठीक है। भूलना मत अब सब लोग। देखो इसे ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प टू इन द प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब होता है मोर अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। दिमाग में बिठा लो, डायूरेसिस मींस मोर अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जो मैंने आपको बताया था। तो इनमें से कौन सी कंडीशन के अंदर यू कैन एक्चुअली प्रिवेंट मोर अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन? तो देखो ध्यान से एंड देन रेज योर हैंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे, और ऐसे तब मैं रीड करके ऐसे चीज बता नहीं रहूंगा। सो यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। बताइए मुस्कान, क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। मुस्कान कुमारी? सर सी। जानवी? सर डी। अक्षरा? फोर्थ, वापस बोलना अक्षरा। दिल्ली वाला डी।
पहले वाला डी। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सी के अंदर बेटा। सी में यहाँ पे लिखा हुआ है मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन। ये तुमने पढ़ा नहीं शायद से आप लोगों ने, अंडर सिक्रीशन ऑफ माय एडीएच। बेटा अंडर सिक्रीशन मतलब कम सिक्रीशन ऑफ एडीएच, ये तो गलत हो गया ना यहाँ पे। फिर वो मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन बाय अंडर, कैसे करोगे आप? अगर आपका सिक्रीशन अंडर हो रहा है, जितना होना चाहिए उससे अगर कम हो रहा है, तो आप कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करोगे? तो ये इसलिए आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे सही आंसर नहीं आ बनेगा। ठीक है, हमें करना है प्रिवेंट यहाँ पे हमारा डायूरेसिस। ऑप्शन 4 आप यहाँ पे देखो, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na ions and water from the renal tubules due to aldosterone। अगर मैं ये करता हूं तो इससे क्या होगा? मेरा यहाँ पे क्या होगा? what will happen eventually, मेरा वाटर एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होगा। अगर मेरा वाटर एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो रहा है, देन श्योरली मेरा यहाँ पे मैं डायूरेसिस को यहाँ पे मैं अवॉइड कर रहा हूँ। बता रहा ना मैं आपको, अगर आपका Na+ आयंस को हम यहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं विद हेल्प ऑफ एल्डोस्टेरोन, आपका वाटर भी वहां पे अपने आप आपका एब्जॉर्ब होने लगता है। अगर आपका वाटर वहां से एब्जॉर्ब हो रहा है, देन श्योरली मेरा यूरिन आउटपुट को मैं यहाँ पे कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं उससे ज्यादा नहीं कर रहा। तो ऑप्शन डी बिकम्स माय मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट स्टेटमेंट ओवर हियर। दिस इज माय करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज गोइंग टू बी राइट ओवर हियर। ये मेरा यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बनता है। मुस्कान समझ आ रहा है आपको? ये मुस्कान, बोल दो मुस्कान, क्या ये क्लियर है आपको यहाँ पे? यस सर। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट आप यहाँ पे गलत है। दैट ANF causes vasoconstriction, ये गलत है आपके यहाँ पे। You know that it's a vasodilator, so that's a wrong statement, right? Then you have decrease in the secretion of renin by GG cells, that is also going to be wrong statement। ये आपका कहीं से भी आपका हेल्प नहीं करेगा आपका यहाँ पे, that is going to be wrong, this is going to be wrong। I know आप लोग का टाइम हो गया, एक दो क्वेश्चन कर लो, देन मैं आपको रिलीज करता हूँ। Which of the following factor is responsible for formation of my concentrated urine? इनमें से कौन सा मैं यहाँ पे फैक्टर के जैसे मेरा यूरिन बन सकता है मेरे यहाँ पे हाईली कॉन्सेंट्रेटेड? यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपर, दिस इज माय हाइपर। इनमें से कौन से कंडीशंस के अंदर आई कैन एक्चुअली फॉर्म कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन? सवाल आसान है, बस आपको स्टेटमेंट समझने हैं यहाँ पे। बोलिए मोनिका, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर यहाँ पे? सी ऑप्शन। ए ऑप्शन? सी। जानवी क्या लग रहा है आपको? सर सी। एंड मुस्कान आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। काजल, पूर्वा, आप भी बता दो जल्दी, आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी। चलो प्रियांशी आप भी बताई दो, सब लोग बता रहे तो आप भी बता दो। सर मुझे सी लग रहा है। मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द मिडलरी इंटरस्टिशियम, मैंने आपको पहले बोला था, अगर आप एक अच्छी खासी ऑस्मोलैरिटी अगर आप हमें मेंटेन कर पाते हो, यू नो ना, मिडलरी इंटरस्टिशियम जो हमने देखा था हमारे काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर, तो आपका वाटर एब्जॉर्प्शन आपको वहां पे आसानी से आपका हो जाएगा। यू विल फाइंड द वाटर एब्जॉर्प्शन विल हैपन वेरी इजीली ओवर देयर, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन सी मेरा बनता है यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर मेरा ये मेंटेन करता हो तो मेरा वाटर एब्जॉर्प्शन वहां पे आसानी से होता रहेगा, और अगर मेरा वहां पे वाटर रीएब्जॉर्प्शन अगर मेरा आसानी से हो रहा है, देन अल्टीमेटली आई विल हैव अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। बाकी सारी चीजें सेंस नहीं करती। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ड्यूरिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसका कोई रिलेशन है नहीं, तो ये मेरी हेल्प नहीं करने वाला फॉर माय मेकिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। लो लेवल ऑफ एडीएच, ये तो आपको पता चल गया यहाँ पे, तो वैसे ही गलत है आपका यहाँ पे, दैट वोंट हेल्प बाय एनी मींस। सिक्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स, कोई रिलेशन नहीं है, ये तो आरबीसी बनाता है मेरा यहाँ पे, सो इट विल आल्सो हैव नो रिलेशन। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन है, ये आप बाद में अपने एंड से एक बार इसे देख लेना, हैव अ लुक एट दिस फ्रॉम योर एंड। मैं कुछ सवाल आपके साथ शेयर करूं, विच विल बी हाइब्रिड असाइनमेंट अगेन। तो यहाँ पे आपका इन द रियल सेंस आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपने तीनों लेक्चर लगाए हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, देन आई एम वेरी श्योर कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब इसके ऊपर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बनेगी, वो तभी बनेगी जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे और आप क्वेश्चन लगाओगे। दैट्स द ओनली वे इट विल हैपन, और एल्स यू वोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। बाकी जो अंडरस्टैंडिंग एक बार आपकी बैठ गई, तो आपको रिवाइज करने में आज से 6 महीने बाद भी आपका आइडिया आसानी होगी। सो प्लीज मेक श्योर यू हैव अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, सो एक बार फिर आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये सब चीजें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, ऑलराइट। तमनप्रीत, अगर आप क्लास में हो तो इंडिकेशन दीजिए आप क्लास में हैं आप। ठीक है, तो तमनप्रीत के अलावा इफ एनीवन वांट्स टू लीव दे कैन लीव द क्लास। मैं तमनप्रीत को, which was my maturation. Baki people, yeah, have some rest. You have another class at 7. So yeah, chalo, bye. Good बाय night. सर। बाय सर। बाय सर। Bye.